रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है, इसका मैसेज गया होगा आप लोगों के मोबाइल में, देखिए, या जो भी सिस्टम पे आप लोग हैं। मैसेज गया ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है बोल के? यस सर। ओके, आगे मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करूंगा, तो आप लोग मुझे बस इतना बताना कि स्क्रीन आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आज बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी सीखेंगे, ठीक है? एकदम बेसिक ऑफ अकाउंट से बात करेंगे, एकदम बेसिक से, ठीक है? एकदम स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटेंसी। सिंपल, अगर अकाउंटेंसी का स्टोरी तो बहुत कुछ है अकाउंटेंसी के पीछे, ठीक है? जैसे कि ये अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है ये क्या है, क्या काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी सारा मैटर्स है। सारा का सारा मैटर में हम लोग धीरे धीरे डिस्कशंस करेंगे, ओके? और जो भी आप लोगों के मन में जो लोग एकदम फर्स्ट टाइम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो आज, ठीक है, उनके मन में जो भी क्वेश्चंस है, मुझे लगता है कि जब क्लास एंड होगा तो आप लोगों को काफ़ी ठीक लगेगा कि हाँ कुछ तो समझ में आया अकाउंट्स में, इतना ज़रूर फील होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। बैकग्राउंड में किसी का अनम्यूट हो गया होगा, थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट कर लीजिएगा। म्यूट करने से और कुछ नहीं, अगर लास्ट मतलब बाद में जब आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो बैकग्राउंड नॉइज ये इंटरप्शंस नहीं करेगा, ठीक है? थैंक यू। देखिए, तो स्क्रीन शेयर हुआ आप लोगों के पास? स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ सर। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक, म्यूट कर लो। ओके, तो टॉपिक क्या है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी। बहुत लोगों के मन में तरह तरह का सवाल चल रहा है, जो लोग फर्स्ट टाइम हो, जिनको थोड़ा बहुत आता है, पहले भी किए होंगे, डोंट वरी, रिविजन्स कर लो, ठीक है? बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी, इसको हम लोग फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं, अकाउंटेंसी भी कह सकते हैं। इसमें थोड़ा फर्क है, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है? वो मैं आगे आगे आप लोगों को बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी में। मैक्सिमम केस में आप लोग देखना, जो भी सब्जेक्ट या किताब बुक्स जो आपके पास होगा उसमें ये नॉर्मली लिखा रहता है अकाउंटेंसी, ठीक है? और एक किसी किसी किताब में ये भी लिखा रहता है अकाउंटिंग, ठीक है? तो थोड़ा सा एकदम थीन लाइन है इसके बीच में, जो भी हो। तो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग या बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या है, चलो जानते हैं इसको। एक पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, जो नोट्स है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, सो डोंट वरी, अभी कुछ भी राइट डाउन करने का ज़रूरत नहीं है। अपने पास एक कॉपी ज़रूर रखना, जहाँ पर आपको जो भी ठीक लगता है, मैं जो बताऊँगा, अगर कुछ लिखने वाला मैटर होगा तो मैं खुद बताऊँगा, आप लोग उसको ज़रूर लिखना। और अगर आपको किसी भी चीज़ को राइट डाउन करने का आपको लगता है कि इट्स नेसेसिटी, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अदरवाइज़ जब भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगा, मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको राइट डाउन करो, ठीक है? ओके,
अब ये जो नोट्स है ये बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ठीक है। ये जो मेरा क्लास नोट्स है ये मैं आप लोगों के साथ क्लास के बाद पीडीएफ शेयर कर लूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू से। तो आपको बस मैं स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये अकाउंटेंसी के बारे में क्या क्या बोला जा सकता है। सबसे पहले आप देखिए मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब कहना ही है कि ये अकाउंट्स करना क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन से देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे और डीप डाइव करेंगे। इन ऑल एक्टिविटीज, प्लीज ध्यान से देखना, इन ऑल एक्टिविटीज वेदर बिजनेस एक्टिविटीज और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज, ठीक है, वेदर बिजनेस एक्टिविटीज और नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैं जरूर बात करूंगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली जब बिजनेस का बात आता है ना तभी हम लोगों के दिमाग में आता है, हमारे ब्रेन में तभी ये मैटर काम करता है कि अच्छा बिजनेस है तो फिर अकाउंट्स भी होगा, ठीक है। बिना बिजनेस का अकाउंटेंसी वर्ड किसी के दिमाग समझ में ही नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली बिजनेस शुड बी देयर, है ना। मतलब बिजनेस मस्ट बी देयर तभी जाके अकाउंटेंसी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, इन ऑल एक्टिविटीज, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटी लाइक एनपीओ, आप लोग को पता होगा बहुत सारा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनका बिजनेस करने का मकसद नहीं होता, मतलब दे डोंट हैव अ ऑब्जेक्टिव टू डू अ बिजनेस, ठीक है। लाइक आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस कह सकते हो, टेम्पल्स कह सकते हो, मंदिर मस्जिद, ठीक है। आप कहीं भी जाओ इंडिया में तो बहुत हर जगह में, यहाँ पर जैसे कि आप अगर साउथ में जाते हो, साउथ इंडिया में वहाँ पर एक मंदिर है तिरुपति बालाजी, ठीक है। बहुत ही वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। कहा जाता है कि इसके पास इतना गोल्ड रिजर्व किया हुआ है जो यूएस का गोल्ड रिजर्व के बराबर माना जाता है। मतलब ऐसा भी कॉन्सेप्ट है, वो लोग पूरा रिवील तो नहीं करता लेकिन उसको भी अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है। बट क्या एक टेम्पल बिजनेस एक्टिविटी करता है? ऑब्वियसली ना। एक टेम्पल का एक्टिविटी बिजनेस नहीं है, लेकिन वहां पर डोनेशंस आता है, मनी आता है, ठीक है। लोग डोनेट करते हैं, मनी के हिसाब से डोनेट करते हैं, गोल्ड के हिसाब से डोनेट करते हैं, इवन शेयर भी डोनेट करते हैं। स्टॉक मार्केट होता है, आप लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया है। स्टॉक मार्केट होते हैं शेयर्स, मतलब लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। आइडिया है स्निग्धा शेयर्स के बारे में थोड़ा भी? यस सर। ओके तो ये लोग स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं ना, वो अपना इन्वेस्टमेंट भी वो डोनेट करता है, ठीक है। काजल फ्रॉम पूर्णिया, आपको आइडिया है शेयर्स के बारे में? नो सर। वर्ड तो सुने होंगे। यस सर। ओके बस वर्ड से ही अभी काम चलाओ, बाकी धीरे धीरे तो हम लोग यही सब चीज सीखेंगे। तो ये शेयर्स हो गया, कुछ भी हम लोग डोनेट करते हैं, मंदिर में भी डोनेट करते हैं, मंदिर भी ये सब लेता है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब किसी भी जगह में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है जिसका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, जिसका एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं, मॉनेटरी वैल्यू होता है, वहां पर अकाउंटिंग करना जरूरी हो जाता है, चाहे उसका एक्टिविटी बिजनेस वाला हो या ना हो, ठीक है। चलो डेफिनेशन वाइज एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। In all activities, whether business activities or non-business activities, and in all organizations, whether business organizations like manufacturing entity मतलब क्या? कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, जैसे कि सिंपल कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग ले सकते हो, लाइक नूडल्स, ठीक है। नूडल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे फेमस नूडल्स कंपनी जो है मैगी, ठीक है, मैगी जो नेस्ले कंपनी बनाते हैं, ठीक है। ऐसे और भी कंपनी है, मैं बस एक कंपनी का नाम लिया। मतलब मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्पोर्ट्स गुड्स, ठीक है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, स्पोर्ट्स गुड्स, बैट बॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, देयर आर लॉट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो वेदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और ट्रेडिंग एंटिटी। सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड ट्रेडिंग एंटिटी में डिफरेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां कुछ भी चीज प्रोडक्शन होता है, मतलब वहां पर उस चीज को क्रिएट किया जाता है, जैसे मैगी या नूडल्स जहां पर क्रिएट होता है वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, ठीक है। एक नेस्ले कंपनी तो होगा कहीं पर, तो नेस्ले का जो यूनिट है जहां पर ये नेस्ले अपना नूडल्स बनाते हैं, नेस्ले, टीवी में ऐड देखे होंगे आप लोग, गुड फूड गुड लाइफ, ये उसका टैगलाइन भी है, गुड फूड गुड लाइफ। सर हमको नेस्ले थोड़ी ना सीखना है, नहीं सर हम नेस्ले नहीं सिखा रहे हैं, बेसिकली कंपनी के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो नेस्ले है गुड फूड गुड लाइफ का ऐड देता है, ये बेसिकली एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। स्निग्धा तुम्हें स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या?
नहीं, इधर नहीं आ रहा है। ओके, 1 मिनट वेट करो। स्क्रीन सबको शो होता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, किसी नेटवर्क इशू हो सकता है। 1 मिनट में ट्राई करता हूँ। रीशेयरिंग करता हूँ, देखो तो एक बार स्क्रीन शो हो जाएगा, चाहे एज ए गेस्ट ज्वाइन करे, चाहे एज ए मेंबर ज्वाइन करे, हो जाता है। मैं फिर से एक बार कोशिश करता हूँ, स्क्रीन शेयर तो हो जाना चाहिए। स्निग्धा अभी देखो तो, स्निग्धा नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। तुम एक बार रीजॉइन करो तो, मतलब एक बार तुम कट करके फिर से लिंक से रीजॉइन करो ना। एक मिनट होल्ड करना आप लोग। क्या सबको मेरा स्क्रीन, किसी को नहीं दिख रहा क्या? नहीं सर, दिख रहा है तो। दिख रहा है। काजल, काजल यस पूर्णिया सर, दिख रहा है। दिख रहा है, इसका मतलब यस सर। कोई कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। स्निग्धा ट्राई कर रहे हो? तुम एक बार रीजॉइन करने का कोशिश करो। एक मिनट, हाँ वेट करो थोड़ा सा, बेसिक है, किसी का छूटना नहीं चाहिए। जो लोग प्रोफेशनल्स हो, बेसिक से काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो प्लीज़ बहुत ही सिंसियरली करना। और जो फर्स्ट टाइम सीख रहे हो उसको तो ऑब्वियसली बहुत ध्यान से सीखना चाहिए, क्योंकि जितना आपका बेसिक क्लैरिटी होगा ना, उतना अच्छे से आप एडवांस ऑफ अकाउंट सीख पाओगे, क्योंकि इसके बाद एडवांस अकाउंट्स का क्लास भी होगा। यस सर, नॉट किया। स्निग्धा यस सर, यस सर, आई एम देयर। अभी शो हो रहा है स्क्रीन? यस यस। ओके, ये कभी कभी नेटवर्क इशू रहता है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा हो ना, तो जस्ट एक बार कट करके फिर से रिजॉइन कर लेना, वो हो जाता है, ऐसे होता है नॉर्मली। ओके चलो रिस्टार्ट करते हैं। हाँ ओके, म्यूट कर लो। ओके, तो जो बात मैं कर रहा था, दैट इज मैं नेस्ले के बारे में बात कर रहा था, कि नेस्ले एक म्यूट कर लेना प्लीज, ठीक है, प्लीज म्यूट। हाँ, नेस्ले एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। अब मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी मतलब वहां पर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेस्ले जो नूडल्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसका मतलब वहां बेसिकली क्या होता है, वहां बेसिकली प्रोडक्शन होता है, वहां बेसिकली प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर ट्रेडिंग एंटिटी किसको कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी एंड ट्रेडिंग एंटिटी में डिफरेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी ट्रेडिंग एंटिटी पे डिफरेंस ये हो जाता है कि ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग। मैं बताता हूँ, रुको। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहां प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन होता है। जैसे नूडल्स बनाने के लिए क्या चाहिए, नूडल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको चाहिए, जैसे हम लोग को पता है नूडल्स बनता है व्हीट से, ठीक है, व्हीट से बनता है ना। तो अब व्हीट से तुम रिफाइंड फ्लावर बना लो या फिर आटा बना लो, ठीक है, तो व्हीट से आपको नूडल्स बनाना है।
अब ये व्हीट कौन प्रोड्यूस करता है? बेसिकली ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर से ये प्रोडक्शन यूनिट जो होते हैं, लाइक यहाँ पर जो नेस्ले है, ये नेस्ले इसको फार्मर से लाता है, ठीक है। जो भी किसान है जो खेती करता है, स्पेशली एग्रीकल्चर करते हैं, वो फार्मर से नेस्ले इसको अपने फैक्ट्री में लाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, द क्वेश्चन इज कि जब फार्मर्स अपना मतलब व्हीट को अपने एग्रीकल्चरल ग्राउंड से, ठीक है, जहां भी वो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चरल ग्राउंड से जब उसको नेस्ले के पास लाता है तो ऑब्वियसली वो सेल करता है ना। तो नेस्ले उसको क्या करता है, अपने फैक्ट्री में उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर इस पे भी एक कॉस्ट आ जाता है, एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है, एक कॉस्ट एक्सपेंस इसके अंदर है। तो ये जो कॉस्ट है, एक्सपेंस है, फिर इस ये फार्मर से जब इसने परचेस किया, ये जो परचेस कर किया मतलब क्या, खरीदा, ठीक है, बेसिकली बाय किया, तो इसके हर एक सिचुएशंस में मनी ट्रांजैक्शन हुआ है और ये हर एक चीज का अकाउंटिंग एंट्री होना चाहिए। जहां जहां मनी इन्वॉल्व्ड वहां वहां अकाउंटेंसी, जहां जहां मनी इन्वॉल्व्ड वहां वहां अकाउंटेंसी। ये मैटर आपको आगे की और भी एडवांस चर्चा में आपको और डिटेल्स में समझ में आएगा। बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा था कि चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो, चाहे आप ट्रेडिंग एंटिटी। अब सर ट्रेडिंग एंटिटी क्या? ट्रेडिंग मतलब सर बाइंग सेलिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब सिंपल मतलब है, एकदम लेमैन जैसा समझो कि जस्ट लाइक ए लेमैन, कि एक लेमैन को भी वो समझ में आ जाए, वो अगर हम भी समझ में आ जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बाइंग एंड सेलिंग ये क्या होता है? आप लोग देखे होंगे कि रिटेल स्टोर, ठीक है, आप लोग जो भी लोकल एरिया में रहते हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रहते हो, इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, तो वहां पर देखना कोई भी लोकल स्टोर होता है, जनरल स्टोर। ये जनरल स्टोर का जो ओनर होता है ये बेसिकली ट्रेडिंग करता है। जैसे कोलकाता में अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कोलकाता में रहता हूं, तो कोलकाता में एक एरिया है होलसेल मार्केट के लिए बहुत ही फेमस। एक टाइम था जब एशिया का नंबर 1 था, अभी भी एशिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट होलसेल मार्केट है, बट फिर भी नंबर 1 तो अभी है नहीं, ठीक है। लेकिन वंस इट वाज अ मतलब बिगेस्ट मार्केट इन एशिया, दैट इज अ बड़ा बाजार, ठीक है। आप लोग नाम सुने हो बड़ा बाजार का? पूरा ईस्ट इंडिया बड़ा बाजार पे डिपेंडेंट है आज भी। ईस्ट इंडिया का मैक्सिमम प्रोडक्ट मतलब जो भी उनको प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, वो सारा का सारा बड़ा बाजार ऑफ कोलकाता से अपने अपने लोकल एरिया में जाते हैं। तो अगर किसी को ट्रेडिंग करना होता है ना, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, बड़ा बाजार जाते हैं, वहां से जो भी प्रोडक्ट उनको सेल करना है उसको परचेस करते हैं और लोकल एरिया में आके उसको सेल करते हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया, होलसेल मार्केट से जाके, मतलब जो होलसेल मार्केट है, जो मतलब थोड़ा सा जहां पर बल्क में हर एक चीज मिलता है, वहां से बल्क में परचेस करता है, बल्क में परचेस करके यहाँ पर आके रिटेल में बेचते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसने क्या किया, ये जो जनरल स्टोर वाले बेसिकली बाइंग सेलिंग किया। तो ये बाइंग सेलिंग, इसके ऊपर भी तो बाइंग किया, सेल किया, इसमें भी तो एक मनी ट्रांजैक्शन हुआ, तो इसको भी अकाउंटिंग का जरूरत है। हेलो, आप मुझे बस इतना बता दो, ये मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का अकाउंट्स करने का मतलब रीजन क्या है, एंड ट्रेडिंग एंटिटी, ठीक है, मतलब जिसको बस बाय सेल करना है, इसको कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं करना है, दे जस्ट वांट टू बाय एंड सेल। और ये है एक मैन्युफैक्चरिंग जिसको प्रोडक्शन करना है। बट हर एक केस में एक चीज कॉमन है, दैट इज मनी ट्रांजैक्शंस इज इन्वॉल्व्ड, इज एवरीवेयर। बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? स्निग्धा क्लियर है? काजल? यस सर। ओके, इसका मतलब जब जब मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होगा वहां अकाउंटिंग एकदम मैंडेटरी हो जाता है। जहां जहां मनी ट्रांजैक्शन होगा वहां अकाउंटिंग मैंडेटरी है। ओके चलो, और भी डेफिनेशंस में क्या है देखते हैं। फिर देखो ट्रेडिंग एंटिटी के मतलब ये दोनों जो बात की है हम लोगों ने अभी, ये दोनों जो टॉपिक में भी डिस्कशन किए, वन इज मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट में और एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में। दोनों कॉन्सेप्ट में वन थिंग कॉमन था कि मनी ट्रांजैक्शंस। फिर आ जाते हैं नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आप लोग बहुत अच्छा जानते हो, जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे, बहुत लोग कोई कॉलेजेस में होंगे, जो लोग अभी प्रोफेशनल का प्रिपरेशन कर रहे हो वो लोग कॉलेज में हो, ठीक है, लाइक CSCS फाउंडेशंस में जो लोग हो कॉलेज में हो। हॉस्पिटल्स, ठीक है, ये स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज, क्लब्स, टेम्पल्स, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब क्या हो गया, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। पर यहाँ पर भी काफी मनी का ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब एरिया भी, ये पॉलिटिकल पार्टी का क्या खेल है, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर जब तक बिजनेसमैन उनको डोनेट नहीं करता है ना, तब तक पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंपेन नहीं कर पाता। आप लोग देखे होंगे
इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज का क्या मतलब रैली निकलता है स्पेशली बिफोर इलेक्शन, ठीक है, काफी खर्चा करते हैं अपना वोट के प्रमोशंस के लिए, ठीक है, अपना जो उम्मीदवार होते हैं मतलब जो कैंडिडेट होते हैं जिसको मतलब या तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया या फिर मेंबर ऑफ आपका स्टेट असेंबली हो गया, ठीक है, एमपी एमएलए, उनके पीछे काफी खर्चा होता है और ये सब खर्चा इनको मिलता है कोई ना कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू से एज ए डोनेशंस, चंदा, जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं चंदा, ठीक है, बांग्लाते बोली हमरा चांदा। तो जो भी हो, which require money and other economic resources. Accounting is required to account for these resources. Accounting का क्या जरूरत है? To record to account for these resources. मतलब ये जितना सारा है इस सब का हिसाब रखना है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ सबका हिसाब रखना है। In other words, wherever money is involved, accounting is required to account for it. Accounting is often called the language of business. The basic functions of any language is to serve as a means of communication. Accounting also serves this function. कोई भी लैंग्वेज का हर कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होता है। इवन अपने इंडिया के अंदर तो इतना वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट में जाओ लैंग्वेज चेंज, इवन स्टेट के अंदर भी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज क्या मीनिंग करता है, सभी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कम्युनिकेट करना चाहता है। लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेशन। इवन जो एनिमल्स होते हैं ना उनका भी अपना लैंग्वेज होते हैं जो वही लोग समझते हैं, ठीक है। हम लोग उतना तो डिटेल्स नहीं समझते बट एनिमल्स का लैंग्वेज भी समझते हैं। तो ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग अंडरस्टैंड करना है इसका मतलब बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेस, और बिजनेस का लैंग्वेज है अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग समझ गया उसको बिजनेस अंडरस्टैंड करने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बिजनेस में सर क्या समझना है? सर बिजनेस में बहुत सारा चीज समझना होता है। एक बिजनेस में आप लोग और थोड़ा सा जब बड़े हो जाओगे आप लोग मतलब इसको स्टडी भी कर सकते हो। हर एक बिजनेस का मतलब जो कंपनी होते हैं उसका एनुअल रिपोर्ट होता है। एनुअल रिपोर्ट में कंपनी अपना एनुअल अकाउंट्स भी बनाते हैं, ठीक है। वो एनुअल अकाउंट्स ना बहुत सारा मतलब उसके अंदर मतलब कंपनी के बारे में लिखा होता है जिसमें लोग मतलब जो पब्लिक होते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो एनुअल अकाउंट्स को रीड करना, फिर कंपनी का डिटेल्स लेना, ठीक है, उसको रीड करना, कंपनी का डिटेल्स जानना, ये बहुत लोगों का जरूरत में है। ये सब चीज आगे आगे हम लोग डिस्कशंस करेंगे। तो ये एनुअल अकाउंट डिस्कस करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी आप लोग एनुअल अकाउंट्स तो समझ नहीं पाओगे डिटेल्स में, बट जितना धीरे धीरे आप लोग अकाउंटेंसी को अंडरस्टैंड कर पाओगे तब जाके आप लोग आगे जाके अकाउंटिंग एनुअल अकाउंट्स भी बना सकते हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कॉमर्स में हाईएस्ट फील्ड क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ठीक है, सीएमए, इसको सीएमए के नाम से जाना जाता है, कंपनी सेक्रेटरी। ये लोग क्या करते हैं स्पेशली इंडिया, दीज आर द फेमस प्रोफेशंस जो अकाउंट्स वगैरह को लेकर डील करते हैं। ये सब अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं कंपनी के लिए, ठीक है, प्रिपेयर कर सकता है, रीड कर सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना उनको भी चाहिए होता है कि उनका वो कंपनी का अकाउंट देख के ना कंपनी का पूरा डिटेल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंपनी किस सिचुएशंस में है। अगर कोई कंपनी का ओनर आके बोल दिया कि नहीं कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दैट डजंट मीन कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको कंपनी का परफॉर्मेंस समझना है, if you want to know the performance of the company then you have to read the annual accounts of the company, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस अंडरस्टैंड करना है तो एनुअल अकाउंट से ही आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके अंदर भी थीन लाइन होते हैं, उसमें भी कभी कभी मतलब ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी कहा जाता है, मतलब वो एक तरह का इलीगल होते हैं, लेकिन फिर भी वो भी रीड करके यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ वो थीन लाइन है जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जितना हाई लेवल में कॉमर्स को समझोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो बेसिक्स है, जो लोग 11-12 लेवल में अभी सीख रहे हो, साथ में सीए वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम लगेगा बट समय के साथ साथ आप लोग ये लेवल का एजुकेशन भी आपको समय में मिल जाएगा। तो जो भी हो ये कुछ बेसिक मैटर है, आगे और भी बातें हैं मैं बताता हूँ, देखना थोड़ा। तो ये था डेफिनेशन वाइज एकदम इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि अकाउंटेंसी है क्या, किसको जरूरत है, क्यों बनाना चाहिए, ठीक है, अकाउंटेंसी सीख के हमको क्या होगा। ओके, इसका डेफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में डेफिनेशंस क्या दिया गया है। एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है और एक मॉडर्न डेफिनेशन, ध्यान से देखना प्लीज। ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है ये अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ये अलग अलग जो बातें अभी हो रहा है ना, लाइक मनी, ट्रांजैक्शंस, ठीक है,
आई होप कि आप लोग इसको देख पा रहे हो। मनी हो गया, ट्रांजैक्शंस हो गया, इवेंट्स हो गया, ठीक है, ये सब अलग अलग मतलब रखता है, हर एक का अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। आगे जानेंगे ना सर। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ये डेफिनेशंस काफी ओल्ड डेफिनेशंस है, 1941 में ये डेफिनेशन दिया गया था। कौन दिया था सर? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जो लोग अभी सीए कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर भी हो, जो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंसी अभी मेरे पास भी करते हो या फिर कहीं और से भी करो, ICAI के नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में। सिमिलर वे में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक इंस्टीट्यूट है जो वहां का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको AICPA के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सर हम लोग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, इंडियंस भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा इंडियंस ये वर्ल्ड का मतलब ये AICPA जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है, और इंडिया का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है, इवन कम्पीट करता है एक दूसरे से। अभी इंडियन अकाउंटिंग बॉडी भी काफी अच्छा काम कर रहा है डे बाय डे, इवन मतलब वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी बन गया, और इनका एजुकेशन सिस्टम भी CPA जैसा ही है, ठीक है। तो जो भी हो, पॉइंट यही है कि CPA अकाउंट्स वगैरह, क्योंकि देखो यूएस में बिजनेस काफी ज्यादा डेवलप है, जहां बिजनेस सिनेरियो जितना डेवलप वहां अकाउंटिंग सिस्टम भी उतना डेवलप, ठीक है। इंडिया में बिजनेस सिनेरियो उतना भी डेवलप नहीं है कंपेयर टू यूएस, ठीक है, तो इसीलिए इंडिया अभी थोड़ा तो पीछे ऑब्वियसली है, लेकिन टाइम टू टाइम आई होप कि इंडिया भी वो जगह ले लेगा। ओके, मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं ना। मॉडर्न डेफिनेशंस में ऐसा क्या कहा गया? मॉडर्न डेफिनेशन काफी और मतलब इलाबोरेटिव है। The dimension of accounting is much broader than that described above. A widely accepted definition of accounting is given by the American Accounting Association in 1966, which treated accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgment and decisions by the users of accounting information. ये सारा का सारा खेल मैं आपको समझाता हूँ। ये जो definitions में लिखा है ना, इसको शायद आपको कोई मतलब आप लोगों को लगेगा कि सर इसको क्या मगअप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। नहीं, जस्ट डोंट मगअप इट, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन क्या ये लाइन डेफिनेशन को मगअप करने से समझ में आएगा? कभी नहीं। मैं इसको आपको एक एक पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा विद एग्जांपल, ठीक है। तो ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो प्रोसेस क्या बोला? आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो होता है। इकोनॉमिक मतलब आप समझ रहे हो ना, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब आर्थिक मैटर है जहां पैसा है। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय AAA, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, 1966 में बताया, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि सर ये क्या बताता है और कैसे बताता है? चलो उसमें भी बातें करना है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, एक छोटा सा मैटर। ये सारा का सारा तो हमें डिस्कस करना ही है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, ठीक है। आप देखो, थोड़ा आइडिया आपको भी लेना चाहिए, तो फिर आपको पढ़ने में ना इंटरेस्ट लगेगा और अच्छा लगेगा कि आप क्या जान रहे हो, आपको और अच्छा लगेगा। ये जो आप लोगों को अभी स्क्रीन में दिख रहा है ना, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो आप जानते होंगे, रिलायंस कंपनी का नाम सुने हो ना सब कोई? ये बेसिकली ऑयल रिफाइनरी का काम करते हैं, ठीक है। ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज है वहां से जो ऑयल आता है, ठीक है, वो ऑयल को इंडिया में, गुजरात में, जामनगर में रिफाइन करते हैं। मेन बिजनेस है, और भी काफी सारा बिजनेस है। जियो भी इनके पार्टी है, ठीक है, मतलब रिलायंस जियो भी इसी का पार्ट है, लेकिन मेन जो बिजनेस है इसका ऑयल रिफाइनरी, इसका मेन बिजनेस है, ठीक है। तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसका मैं डिटेल्स एक आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ। तो बस आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि अकाउंटेंसी करके आप क्या मतलब कहाँ तक हम लोग पहुंच सकते हैं। अकाउंटेंसी का ये पूरा ये एकदम मतलब ये फाइनलाइज्ड वर्क होता है, जानते हो ना। मतलब आगे जाके आप पूरा जब अकाउंटेंसी सीख जाओगे तो बेसिकली आपको यही सब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इवन आपको ये सब कैलकुलेट करना आ भी जाएगा, ठीक है। तो यही आपको अकाउंटेंसी सीखने के पीछे का मेन रीजन है, व्हाई यू शुड लर्न अकाउंटेंसी और व्हाई यू शुड प्रैक्टिस दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रिलायंस का PL, ठीक है, PL का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैं ये सब तो नहीं सिखाऊंगा अभी, ठीक है, बस आपको बस दिखा रहा हूँ, आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो। एक सेकेंड,
जस्ट लुक, ये यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट्स है जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये इक्विटी शेयर्स है, ये ईपीएस है, ठीक है। ये सारा का सारा कैलकुलेशन के थ्रू से ना पूरा कंपनी का डिटेल समझ में आता है, यही लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है। दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बट ये लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अकाउंटेंसी बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब आगे जाके आप भी कंपनी का अकाउंटेंट बन सकते हो, चार्टर्ड बन सकते हो, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, जो भी अकाउंट्स आपको बनाना है। लेकिन सबसे पहले आपको ये सब सीखना होगा। तो ये जो कैलकुलेशंस आपको दिख रहा है ना, यही कैलकुलेशन आपको, आप जब अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से सीख जाओगे तो यही आप लोगों को यही मेनली करना है। दीज आर द मेन फंक्शनलिटी जिस पे आपको मेन फोकस करना है। तो मैं बस आपके सामने वही थोड़ा सा एक डेमो दिया कि ये देखिए, ये जो है ना, ये अकाउंट्स के साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ये जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। दीज आर कॉल्ड, ये आज की डेट में काफी मतलब पॉपुलर एक एजुकेशनल सिस्टम है। मतलब जिसको अकाउंटेंसी आप लोगों को आएगा ना, जैसे आपको अकाउंटेंसी आ जाएगा, आफ्टर दैट यू हैव टू, आपका कंपनी के बोर्ड मीटिंग में आपको ये सब फाइनेंशियल डेटा जो है ना एनालाइज करके कंपनी को समझाना पड़ेगा। आप लोग टीवी वगैरह में देखे होंगे किस तरह से बोर्ड मीटिंग होते हैं, बोर्ड मीटिंग के सामने कैसे डेटा को इलाबोरेट किया जाता है, ठीक है। ये प्राइस अर्निंग है, ये प्रॉफिट बिफोर है, ये EBITD है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। सर क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, अभी नहीं, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो मूवी अभी चालू किए ना, ये एक मूवी है, ठीक है। पढ़ाई, एजुकेशन इज वर्ड, एजुकेशन एक ऐसा चीज है कि जिसमें आपको कहीं डेस्टिनेशन है, आपको कहीं पहुंचना है। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा कि ये इसके एंड में आप कहाँ, किस लेवल पे आप पहुंचोगे, तो जिसका एक बस छोटा सा कुछ डेमो मैं आपके सामने बस ला रहा था, ठीक है। ये सारा का सारा कैलकुलेशंस जो एनुअल रिपोर्ट में आपको दिख पा रहा है, ये पाई चार्ट के थ्रू से है, ठीक है। ये पूरा फाइनेंशियल ईयर का देखो, रेवेन्यू है, कंपनी का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा ये देखो कंसोलिडेटेड है, मतलब कंपनी, जितना सारा कंपनी का, ये देखो कंपनी ऑयल एंड गैस में काम करता है, तो कंपनी ऑयल गैस से कितना इनकम किया, ठीक है, रिटेल से कितना, डिजिटल सर्विस से कितना, फाइनेंशियल ईयर 20 में कितना, फाइनेंशियल ईयर 19 में कितना, कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है, ये सारा का सारा डिटेल्स। तभी ये अकाउंट्स का मजा है, अकाउंट्स का यही मजा है। चलो ये अभी तो नहीं सीखना, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। ये सब मैं नॉर्मली, ये कहाँ सीखोगे जानते हो, ये जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, दीज आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। ये नॉर्मली मैं सीए इंटर एंड फाइनल में सिखाता हूँ, ठीक है। जो लोग सीए में इंटर में होते हैं, ठीक है, सीए इंटरमीडिएट फाइनल में होते हैं, या फिर जो लोग बीकॉम के फाइनल ईयर में होते हैं, उनको मैं ये सब सिखाता हूँ। तो ये सब में पहुंचने में आप लोगों को अभी काफी टाइम है, ठीक है। तो पर मैं बस आपको आइडिया दिया कि आपको कहाँ पहुंचना है। ओके, आई होप कि आपको आइडिया आ रहा है कि अकाउंटेंसी क्या है, क्या नहीं है। ओके, और भी बेसिक बहुत सारा पॉइंट्स है, चलो डिस्कशंस कर लेते हैं एक बार। मैं एक बार पूछूंगा, स्पेशली काजल को, सबको पूछ रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है जो भी मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये मतलब ऐसा तो नहीं कि टॉप ऑफ द हेड से जा रहा है, ऐसा तो नहीं ना? नहीं सर। हाँ सर, आ रहा है समझ। ओके, स्निग्धा? Yes, sir, I can understand. ओके, ठीक है, वेरी गुड। सर हाँ बोलो। सर, जो दिखा है ना रिलायंस के एनुअल रिपोर्ट, उसके बारे में क्लास के एंड में थोड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, वो मैं शेयर के क्लास में बात करूंगा, ठीक है। ये तो बस अभी सबके सामने बस ये बेसिक का क्लास है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स एनुअल रिपोर्ट में डिस्कशन करने का भी सबका ये नहीं हुआ, ठीक है। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ओके सर, ओके। ये बेसिक में बस ये इसलिए मैं रिलायंस का रिपोर्ट दिखा क्योंकि अकाउंट्स जो हम लोगों को सीखना है, अल्टीमेटली हमको सीख के कहाँ पहुंचना है, ठीक है। इसके लिए मैं, रिलायंस एक बहुत ही फेमस कंपनी है, तो मैं सोचा क्यों ना रिलायंस का एक डेटा को आपके सामने 2 मिनट के लिए रखा जाए, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपका फ्यूचर कहाँ है, ठीक है। ये अकाउंट सीख के आपका फ्यूचर कहाँ जाएगा, आपको क्या करना है, ठीक है, उसका मैं बस एक आइडिया दे रहा था, ठीक है। तो देखो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था उसका देखो, ये जो अभी मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंट्स में एक्टिविटीज क्या करना पड़ता है, ठीक है। दिस इज द फेमस एमसीक्यू क्वेश्चन आल्सो, एक्टिविटीज कवर्ड अंडर अकाउंटिंग, ठीक है। बहुत एमसीक्यू में बहुत फेमस क्वेश्चन है ये सब, मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं। अकाउंट्स क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। ये जो मतलब आइडेंटिफाई करना मतलब ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। मेजर करना, रिकॉर्डिंग करना, मेजर मतलब बेसिकली उसको मतलब क्या वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू मेजर करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट पार्ट, जिसको हम लोग मतलब आजकल क्या कहते हैं जान, तो डेटा एंट्री, ठीक है। ये देखना, ये कोलकाता में एक ट्रेंड है, ठीक है।
कुछ नहीं तो मतलब जो लोग उतना अच्छा ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता है, टू मच एजुकेशन नहीं लेता है, बस कैसे भी करके ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद वो लोग ना ये मार्केट में ना कुछ कोर्स अवेलेबल होते हैं, लाइक टैली कोर्स, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, वो सब करके ना वो लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में 8,000 10,000 का एक जॉब मिल जाता है उन लोगों को, ठीक है। मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली यही कह रहा हूँ कि ये रिकॉर्डिंग करने का जो मेनली जो फंक्शनलिटी होते हैं, मैं वही समझा रहा हूँ कि अकाउंट्स में जो भी डेटा होता है ना, उसको ये सब कोर्स करके मतलब जो पार्ट टाइम जॉब होते हैं ना, वो आराम से किया जाता है। जो रिकॉर्डिंग करने के ऊपर एक पार्ट टाइम जॉब ही है, ठीक है, सिर्फ रिकॉर्ड करना, लेकिन उसके लिए भी एक टेक्निक होना चाहिए, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, लेकिन ये जो बाकी पार्ट है, लाइक आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, क्लासिफाई करना, ठीक है, ये डेटा एंट्री ऑपरेटर से नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई अच्छा खासा क्वालिफिकेशन चाहिए। दैट मीन्स either you have to be a chartered accountant or you have to be a financial MBA in finance, this kinds of। क्लासिफाई करना है, समराइज भी करना है, एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, कम्युनिकेट करना है। सर कैसे करना है वो तो नहीं बता रहे हो, सर वेट करो ना, ठीक है, क्या करना है, कहाँ करना है, वो एक ही बार में थोड़ी समझा सकते हैं, इट्स टेक टाइम। ओके, इसको अगर समझना है तो उसके लिए और भी बातें करना है। ये आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशंस कैसे होता है, एक मिनट देखो। देखो ये अलग अलग क्वेश्चंस भी है। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंटिंग आइडेंटिफाइज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ ए स्पेसिफिक एंटिटी। स्पेसिफिक एंटिटी, एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि टाटा एक एंटिटी है, जैसे यहाँ पर देखो टिस्को, टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो आज के डेट में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ये पहले टिस्को नाम से जाना जाता था, अभी टाटा स्टील है ये। टेल्को, ठीक है, ये भी टाटा का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिरला इंडस्ट्रीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब क्या है, एंटिटी है। ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्ड और सैक्रिफाइस वैल्यू। ईच पार्टिसिपेंट रिसीव्स और सैक्रिफाइस वैल्यू, मतलब किसी को मिलेगा, किसी का सैक्रिफाइस होगा। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे मैं स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था, आप लोगों को याद होगा एकदम स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, कि नेस्ले का जो मैंने एग्जांपल लिया था, नेस्ले का जो एग्जांपल मैंने लिया था, वो क्या बना रहा था, नूडल्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, याद है ना। नेस्ले नूडल्स बना रहा था, ऐसा कुछ नूडल्स देखने में होता है, मानो मैगी का पैकेट के अंदर मैगी ऐसे करके कुछ है, ठीक है। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, मैं बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। नूडल्स बनाया मैगी नेस्ले ने, लेकिन ये नूडल्स कहाँ से मिला, ये फार्मर से। कौन है ये, फार्मर, ठीक है। इसके सर पे एक हैट लगा दो, ठीक है, ठीक है, मतलब ये खेत में काम कर रहा है, ठीक है। ये फार्मर अपने जो लैंड है वहां पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं। क्या बनाया, वेट बनाया, ठीक है, वेट का एग्रीकल्चर किया। फिर इसने क्या किया था, इसको अपना जो वेट प्रोडक्शन हुआ था इसका खेत में एग्रीकल्चर में, उसको क्या किया, प्रोड्यूस वेट जो है उसको सेल कर रहा था, किसको, नेस्ले को, ठीक है। नेस्ले इससे क्या कर रहा था, ये अगर सेल कर रहा था तो नेस्ले क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो सपोज इसका प्रोडक्शन कितना हुआ है, सपोज 1 क्विंटल, ठीक है। तो एक एवरेज आइडिया ले रहा हूँ, 1 क्विंटल वेट का दाम कितना हो जाएगा, चलो 2000 रुपीज, ठीक है। 1 क्विंटल वेट 2000 रुपीज में ये फार्मर जो है ये सेल कर रहा है नेस्ले को, ठीक है, नेस्ले को सेल कर रहा है। तो नेस्ले 2000 से इसको परचेज कर रहा है। अब मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ कि ये 2000 से सेल कर रहा है और ये 2000 से परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस किसका हो रहा है, मनी का सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, दोनों का सैक्रिफाइस हो रहा है, ठीक है। एक वेट सैक्रिफाइस कर रहा है, फार्मर का सैक्रिफाइस क्या है, वेट। सैक्रिफाइस से ही दुनिया बना है, तभी तो गिव एंड टेक है, ठीक है। मतलब ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता दुनिया में, कोई कुछ छोड़ता है तो उसके बदले उसको कुछ मिलता है, ठीक है। इफ यू लूज समथिंग देन यू गेन समथिंग, ठीक है। एक मतलब एक कहावत भी है ऐसा, ठीक है, इफ यू लूज सम देन यू गेन सम, ठीक है। तो लूजिंग एंड गेनिंग इट्स अ नॉर्मल थिंग इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो यहाँ जो सैक्रिफाइस हो रहा है ना, ये फार्मर ने वेट सैक्रिफाइस किया और नेस्ले ने मनी सैक्रिफाइस किया। इसके पास पैसा था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, ठीक है। इसके पास मनी या कैपिटल था तो कैपिटल सैक्रिफाइस किया। तो ये 2000 का मनी सैक्रिफाइस किया, ये 2000 का
पेड सैक्रिफाइस किया। तो दोनों का ये सैक्रिफाइस के चलते क्या हो गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है, ये जो परचेस हुआ, सेल हुआ, इसको क्या कहते हैं जानते हो? इसको कहते हैं इवेंट, घटनाएं। ठीक है, मतलब अलग अलग इवेंट का मतलब होता है, जैसे हम लोगों को पता है कि ये आजकल इवेंट मैनेजमेंट होता है ना, जैसे कोई भी बिग सिटीज में, ठीक है, कोई भी पार्टीज वगैरह होता है तो हम लोग मतलब आजकल ना, पहले एकदम मतलब एकदम बहुत ही पुराने टाइम पे, इवन आज भी होता है गांव साइड में, कि अगर कुछ भी पूजा हो घर में, ठीक है, कोई ऑकेशन या पूजा हो, तो उसके लिए जो डेकोरेशंस करना है या फिर जो भी मैनेज करना है, वो पहले ना जो घर में जो फैमिली मेंबर्स होते थे वही करता था। लेकिन आजकल ना ये सब एक बिजनेस भी हो गया। क्यों? क्योंकि फैमिली मेंबर्स तो एक साथ रहते नहीं है, साल भर अलग अलग वर्क पर्पस में अलग अलग जगह में रहते हैं। तो जब वो पूजा फंक्शंस घर में ऑर्गेनाइज होता है ना, तो कोई इवेंट कंपनी को दे देता है और वो इवेंट कंपनी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बेसिकली इवेंट का मतलब क्या हुआ, कोई घटना, मतलब कोई भी मैटर जो ऑर्गेनाइज होने वाला है उसको कहते हैं इवेंट। ठीक है, तो सिमिलरली इन अकाउंट्स, इन अकाउंटेंसी, इवेंट का मतलब होता है बिजनेस होने के लिए जो घटता है। जैसे बिजनेस करने के लिए, जैसे फार्मर के लिए बिजनेस क्या था, अपना प्रोड्यूस व्हीट को सेल करना था। और नेस्ले के लिए क्या बिजनेस था? नेस्ले के लिए बिजनेस था वो नूडल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए फार्मर से व्हीट को परचेस करना। तो ये परचेस और सेल क्या हो गया, इवेंट हो गया। ठीक है, परचेस एंड सेल क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो बेसिकली यही कह रहा है कि ट्रांजैक्शन इज एन एक्सचेंज। तो ट्रांजैक्शंस दोनों केस में हो गया, जब परचेस हुआ वो भी ट्रांजैक्शंस और जो सेल हुआ वो भी ट्रांजैक्शंस, लेन देन। ट्रांजैक्शंस का सिंपल अगर हिंदी या बांग्ला करूं मैं, तो सिंपल कहने का मतलब है, बांग्लाते बोले देवा नेवा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं लेन देन, और अगर इंग्लिश में बोले तो ट्रांजैक्शन। सिंपल मतलब है, a transaction is an exchange in which each participant receive or sacrifice value, for example purchase of raw material. An event, whether internal or external, event मतलब external भी हो सकता है, internal भी हो सकता है, is a happening of consequence to an entity. एंटिटी करता है, एंटिटी का मतलब मैं पहले ही बोला था, ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस उस पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहता है, ठीक है, एंटिटी। जैसे कि यूज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, जैसे हमारे एग्जांपल पे नेस्ले क्या था, नेस्ले एक रॉ मटेरियल प्रोडक्शन करके व्हीट को नूडल्स में बदल के मार्केट में सेल कर रहा है, और हम लोग घर में बैठे बैठे मैगी खा खा के मोटा हो रहा है। ठीक है, चलो मोटा पतला अलग अलग पॉइंट, बट बेसिकली कहना ही था। तो ये था एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, एक एंटिटी, ये सब समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब अकाउंटिंग टर्म्स है, ये आगे चैप्टर के अंदर ना अलग से बता हुआ है। ठीक है, अलग से इसके ऊपर चैप्टर भी बना हुआ है, अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, या फिर टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जो मैं आपको एकदम अभी सिखा दे रहा हूं ताकि आगे हम लोग और भी एडवांस मैटर में चर्चा कर सके। एंटिटी क्या हो गया, आपको समझ में आया? इवेंट क्या हो गया? एंटिटी का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशंस लाइक टाटा, रिलायंस। ठीक है, दीज आर एंटिटी। इवेंट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को ऑपरेट करने के लिए जो काम करते हैं, जो फंक्शनलिटी वो लोग करते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शंस करने के लिए क्या करना है, परचेस सेल। ठीक है, परचेस करते हैं, मतलब परचेस मतलब बिजनेस में परचेस का वर्ड बहुत यूज होता है, परचेस एंड सेल। ये परचेस करना, सेल करना मतलब रॉ मटेरियल परचेस करना, रॉ मटेरियल को परचेस किया जाएगा। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कि यहाँ पर हम लोग के एग्जांपल में क्या था, व्हीट था। और सेल क्या करना है, सेल करना है फिनिश गुड्स, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है। फिनिश प्रोडक्ट या फिनिश गुड्स, उसको सेल करना है। फिनिश प्रोडक्ट मतलब क्या, लाइक यहाँ इसके लिए क्या था, मैगी। ठीक है, नेस्ले का बात हो रहा है तो मैगी है इसका फिनिश प्रोडक्ट, ये सेल करना है। तो ये हो गया इसका इवेंट। ठीक है, तो एंटिटी हो गया, इवेंट हो गया। और ये जो इवेंट को मैनेज करने के लिए जो हुआ था, दैट इज परचेस एंड सेल। परचेस एंड सेल में मनी इन्वॉल्व था, बिना पैसे का क्या होता है, कुछ नहीं होता। परचेस एंड सेल में मनी इन्वॉल्व था, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांजैक्शन। इसको कहेंगे ट्रांजैक्शन। सिंपल, एकदम सिंपल। समझ में आया? बस बताना थोड़ा सा, क्या समझ में आ रहा है? इवेंट क्या है, एंटिटी क्या है? ठीक है, तो ये एकदम बेसिक बात है। ठीक है, अकाउंटिंग से स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग को ये सब छोटा छोटा मैटर एकदम क्लैरिटी हो जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। Measuring the identified transactions and events, accounting measures the transactions and events in terms of common measurement unit. अब सवाल ये उठता है कि
ट्रांजैक्शंस को मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने का क्या सिस्टम है? एकदम सिंपल सिस्टम है, दैट इज द रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री। फॉर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ रुपीज इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में रूलिंग करेंसी क्या है? इंडिया में रूलिंग करेंसी है रुपीज। इंडिया में क्या क्या करेंसी चलता है? रुपीज चलता है, ठीक है, रुपीज चलता है। जैसे स्निग्धा दुबई से हो, वहां पर क्या करेंसी चलता है? डिनर। Dirham, yeah. ओके। इंटरनेशनल में सबसे फेमस क्या है? इंटरनेशनल में सबसे फेमस है डॉलर। ओके, इंटरनेशनल में सबसे फेमस डॉलर है, इंडिया में रुपीज है, ठीक है। डिनर का साइन मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, बेसिकली कहना क्या है कि अपने अपने कंट्री के हिसाब से, अपने अपने कंट्री के हिसाब से मेजरमेंट होगा, ठीक है। जो भी कंट्री है वहां जो भी रूलिंग करेंसी है, मेजरमेंट करना है ना, तो मेजरमेंट करने के लिए करेंसी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा? पहले बार्टर सिस्टम होता था, ठीक है, पहले ना बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम मतलब समझते हो ना, कि किसी के बदले कोई चीज, जैसे मतलब एकदम स्टार्टिंग मेडिवेल एरा, ठीक है, मेडिवेल एरा में क्या होता था? मेडिवेल एरा में होता था मतलब जब इंसान को बस एक, वो लोग जस्ट इंसान बने और थोड़ा कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, तो अगर मानो किसी के पास राइस है, ठीक है, कोई राइस बना रहा है, जैसे अगर मानो सिंपल एक इंडिया अगर मैं बताऊं, इंडिया के अंदर कैसे बार्टर सिस्टम चलता था, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं, एक बेसिक रफ इंडिया बना रहा हूँ, ठीक है, एकदम परफेक्ट नहीं होगा तो सिर्फ सॉरी अगर उतना अच्छा नहीं होता है तो, ठीक है। ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, प्लीज गौर करना, दिस आर द, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है, कोलकाता, ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट। ईस्टर्न पार्ट में आपका बिहार, उड़ीसा, ठीक है। अगर मैं इंडिया का पूरा ईस्टर्न, मतलब अगर इंडिया को मैं दो हिस्सों में बांटू, ठीक है, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट एंड ये हो गया इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। एक गजब का पैटर्न ये है कि ये वेस्टर्न पार्ट में ना व्हीट बनता है, पंजाब, मध्य प्रदेश, ये ना व्हीट प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गेहूं, ठीक है, मतलब आटा जिससे बनता है, ठीक है। आटा के लिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं, और राइस प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है ईस्ट पार्ट में। ये गजब का है अपना कंट्री, राइस के लिए ईस्टर्न पार्ट, ठीक है। अब पहले क्या होता था, अगर इधर राइस होता था ना, तो ये अपना राइस इसको देता था और ये अपना व्हीट इसको देता था, ठीक है। वैल्यू ट्रांजैक्शंस कुछ नहीं होता, मेजरमेंट करने के लिए जो मनी का मेजरमेंट है ना, ठीक है, जैसे अगर आज के डेट में हम लोग डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं, आटा मार्केट में एक स्टैंडर्ड आटा, एक जस्ट मान के चलते हैं 30 रुपीज किलो, ठीक है, एक स्टैंडर्ड, ज्यादा भी कम हो सकता है, 40-50 का भी है, 40-50 का भी है, बट एक स्टैंडर्ड 30 रुपीज किलो। अगर राइस का बात मैं करूं, एक स्टैंडर्ड राइस, चलो मोटा मोटी एक मीडियम एवरेज मान रहा हूं 40 रुपीज किलो, ठीक है। तो पॉइंट ही है कि आज के डेट में मेजरमेंट करने के लिए करेंसी आ गया, लेकिन जब करेंसी नहीं था तब बार्टर सिस्टम से होता था, तब अकाउंटिंग पैटर्न इतना डेवलप नहीं था, ठीक है। अगर कहीं हाथी मिलता था, ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा ओल्ड टाइम में ना, पुराना जो किंग लोग होते थे, अलग अलग जो डिनेस्टी होता था, ठीक है, उनका अपना अपना हाथी घोड़ा लगता था, ठीक है। किसी के पास एलिफेंट होता था, तो किसी के पास हॉर्स होता था, जो वार करने के टाइम पे जब उन लोगों का वार सिचुएशन होता था, तो ये एलिफेंट एंड हॉर्स का बहुत योगदान होता था, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता था। तो ये एलिफेंट एंड हॉर्स, तो किसी के पास एलिफेंट होता था तो वो एलिफेंट देता था, और जिसके पास हॉर्स होता था वो हॉर्स देता था। तो बेसिकली ये बार्टर सिस्टम में वैल्यू चेंजिंग होता था, लेकिन एग्जैक्ट मेजरमेंट, एलिफेंट का अपना एक मेजरमेंट होता, मतलब एक मेजरमेंट करेंसी होना चाहिए, ठीक है, और हॉर्स का भी अपना करेंसी जो आज के डेट में है, ठीक है, जो आज के डेट में है। जैसे जो गाय होता है, ठीक है, मतलब काउ जो होता है उसका भी एक वैल्यू है, ठीक है। अगर किसी को कैटल फीड्स बनाना है, ठीक है, कैटल फीड्स बोल रहा हूँ, जो कैटल मतलब जो बेसिकली जहां पर मिल्किंग इंडस्ट्री, ठीक है, मिल्क इंडस्ट्री का होना है, तो वहां पर उसको गाय चाहिए, मतलब बेसिकली काउ चाहिए, या फिर बफेलोस चाहिए। तो वो काउ बफेलोस का भी ना दाम है मार्केट में, ठीक है, एक एक काउ 40,000 50,000, ठीक है, ऐसा करके दाम होता है। एक काउ है, एक काउ है आपका हरियाणा में, नाम उसका भी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग गूगल करोगे तो मिलेगा। उसका दाम आया था 7 करोड़, इतना हाई क्वालिटी ब्रीड है उसका, 5 करोड़ से 7 करोड़। लेकिन उसका ओनर जो है ना, उसको सेल नहीं किया, उसका ओनर जो है उसको सेल नहीं किया, क्योंकि वो पर्टिकुलर काउ से ना एनुअली वो कम से कम 1 करोड़ इनकम करता है,
ठीक है, बेसिकली आपको मैं समझा पा रहा हूँ कि वैल्यूएशन या मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं मेजरिंग, ठीक है, जो मनी या करेंसी के थ्रू से हम लोग मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये पहले जो होता था बार्टर सिस्टम, उसमें अकाउंटिंग पैटर्न नहीं चलता था, लेकिन अभी अकाउंटिंग पैटर्न आया। अब मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये अकाउंटिंग पैटर्न कब से चालू हुआ, है ना, ये क्वेश्चन तो आ रहा है। तो चलो सर एक हिस्ट्री बता देते हैं आपको, अकाउंटिंग पैटर्न कब से चालू हुआ। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट चालू हुआ, अकाउंटिंग स्टार्ट मतलब ऐसे तो देखो नॉर्मल दो चीज होते हैं, एक होता है बुक कीपिंग, ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, बुक कीपिंग एकदम इनर पार्ट है, डे टू डे लाइफ में, घर में, एकदम डे टू डे लाइफ में हमारे मतलब कोई भी अपने, अगर आप लोग अपने घर में देखो, आप लोग अगर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, माँ पापा जो भी, वो लोग देखना अपना एक खर्चा मेंटेन करता है, एक हिसाब मेंटेन करता है। तो वो जो डेली लाइफ में जो मेंटेन करता है ना, वो बेसिकली क्या है जानते हो, वो डेली लाइफ में जो मेंटेन करते हैं वो बुक कीप करता है, एक पर्सनल डायरी होता है, या फिर आजकल टेक्नोलॉजी वाइज करते हैं। तो ये जो इनर पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ये जो पार्ट है, ये जो उसके बाद आता है अकाउंटिंग और एकदम एक्सटेंडेड पार्ट है अकाउंटेंसी। अब जैसे सिंपल बुक कीपिंग कैसा होता था सर, ये पहले लोग करता था, आज भी करता है, जैसे कि जो उतना लिटरेट नहीं है, ठीक है, उतना लिटरेट नहीं है, थोड़ा इलिटरेट है, या फिर उतना अकाउंटिंग नहीं आता, नॉन अकाउंटिंग पर्सन, ठीक है, मतलब जिसको अकाउंटिंग करना नहीं आता, वो कैसे करते हैं। सपोज आप नॉर्मल वेजिटेबल वेंडर्स देखे होंगे नॉर्मली कोलकाता में, ठीक है, या फिर इंडिया कहीं भी देखो, वेजिटेबल का जो सेलर है वो क्या करता है, अगर किसी को वो वेजिटेबल सेल करता है, उसका ना एक अपना पर्चा होता है, एक ऐसा एक खाता होता है, ठीक है, एक कॉपी होता है, उसमें वो क्या करता है ऐसा, ठीक है, अच्छा सपोज वो नाम लिख के रखता है कि बैनर्जी दा, ठीक है, ऐसा करके लिख के रखेगा, बैनर्जी दा उधार से लेके गया है ना, तो बैनर्जी दा को 500 का वेजिटेबल सेल किया, उसमें 500 वो क्या लिखेगा, 500 पेड, ठीक है, टोटल सेल किया था 1000 का, 500 पेड है, तो ड्यू कितना है 500। बैनर्जी दा को टोटल वेजिटेबल सेल हुआ था 1000 का, बैनर्जी दा ने 500 पेमेंट किया, लेकिन बैनर्जी दा अभी भी 500 वेजिटेबल अभी भी ड्यू रखा है, 500 रुपीज, 500 रुपीज। तो ये जो 500 ड्यू है ना बैनर्जी दा का, ये जो चल रहा है, ठीक है, ये इसको कहते हैं बुक कीपिंग, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसी को जब एक पैटर्न में डाल के डबल एंट्री किया जाता है, डबल एंट्री, वो जिसको हम लोग डेबिट क्रेडिट कहते हैं, डबल एंट्री में ही आएगा डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। क्या है सर, आगे समझाता हूं। तो ये डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट को लाया गया, तब वो अकाउंटिंग ही हो गया, ठीक है, ये अकाउंटेंसी उसके बाद जब कंप्लीट हो जाता है तब अकाउंटेंसी, जैसे मैं रिलायंस का एनुअल रिपोर्ट जो समझा रहा था वो अकाउंटेंसी है, और उसका जो बीच में परफॉर्मेंस था एक एक करके वो था अकाउंटिंग। फिर ये कौन लाया, ये लाया लुक का, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ नोट्स में दूंगा, बाद में आप लोग घर में अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेना, अभी बस आपको मैं नाम मतलब सब कुछ समझा रहा हूं। लूका पैसियोली एक इटालियन बिजनेसमैन, एक इटालियन बिजनेसमैन थे लूका पैसियोली, नियर अबाउट 1400 समथिंग, ठीक है, 1400 अप्रोक्स, मतलब ख्रिस्टाब, ठीक है, 1400 आफ्टर क्रिस्ट, ठीक है, मतलब उसमें इन्होंने बेसिकली एडी 1400 एडी में इसने बेसिकली ये लूका पैसियोली इटली में ये डबल एंट्री सिस्टम, मतलब ये जो डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, जिसके लिए आप लोग बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो कि सर ये डेबिट क्रेडिट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट लाया था, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है डी आर डॉट एंड सी आर डॉट, डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट लाके डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम लाया। यही हम लोग को सीखना है, ठीक है, ये लूका पैसियोली ने क्या क्या गजब का काम किया था, आप लोगों को आगे आगे पता चलेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मेजरिंग समझ में आया। अब रिकॉर्डिंग के बारे में क्या बताऊं, रिकॉर्डिंग तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया मिल ही गया होगा कि रिकॉर्डिंग कैसे होता है। इट इज कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन ऑर्डरली मैनर सून आफ्टर देयर ऑकरेंस इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब रिकॉर्ड करना, जो भी ट्रांजैक्शंस होगा उसको रिकॉर्ड करना, ये सीखेंगे हम लोग, ठीक है। जस्ट वेट, रिकॉर्ड कैसे होता है वही अकाउंट्स का जान है, ठीक है, जस्ट वेट। फिर क्लासिफाई करना, क्लासिफाई कैसे होगा? क्लासिफाई करना मतलब जैसे आप लोग क्लासिफाई करते हो ना, आप लोग अगर 3-4 सब्जेक्ट है तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी किताब बनाते कि नहीं बनाते? हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉपी, एग्जैक्टली अकाउंट्स भी अलग अलग हेड में अलग अलग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ऑल परचेस ऑफ गुड्स मेड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट ऑन डिफरेंट डेट्स आर ब्रॉट टू परचेस अकाउंट, ठीक है। मतलब चाहे अलग अलग डेट में कितना भी आप परचेस कर लो, कुछ आप कैश में करते हो, कुछ आप उधार में करते हो, वो सबको ना आपको एक अकाउंट में लाना चाहिए, दैट इज परचेस अकाउंट, और उसके लिए एक अलग अलग एंट्री भी मेंटेन करना चाहिए, तो उसको क्लासीफाई करेंगे। ये सब ना प्रैक्टिकल है, ये जब प्रैक्टिकल करेंगे ना और समझ में आ जाएगा। एंड लास्ट में आता है समराइजिंग, ठीक है। समराइजिंग मतलब सारा का सारा अकाउंट्स को एक पर्टिकुलर अकाउंट में डालना है, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब आगे आगे सीखना है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बिल्ड होता है, पीएल कैसे बिल्ड होते हैं, ठीक है। एंड बैलेंस शीट, ठीक है, उसमें आपको पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशंस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू एडेड, ठीक है, ये सारा का सारा चीज प्रैक्टिकल है। हम लोग प्रैक्टिकल जब सीखेंगे तब हम लोग को पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो ये था। और एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट करना, ठीक है। एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना क्या हो जाता है, मतलब ये एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग हर कोई तो नहीं कर सकता, जिसको अकाउंटिंग आता है वही कर सकता है, ठीक है। जैसे टॉप लेवल में जिसको अकाउंट समझ में आता है, ठीक है, वही कर सकता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे सकता हूँ। एक फेमस इन्वेस्टर है, ठीक है, एक फेमस इन्वेस्टर है, बहुत फेमस, आप लोग गूगल करके आप भी देख सकते हो। ये बेसिकली इंटरप्रेट करता है, और भी बहुत लोग इंटरप्रेट करता है, बट एक आइडिया देना चाहता हूँ। वॉरेन बफेट, ठीक है, ये फेमस इन्वेस्टर है। वॉरेन बफेट ये वर्ल्ड का अभी मोस्ट प्रोबेबली 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, वर्ल्ड का 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, देखिए, ये यूएस का बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है और वर्ल्ड का वन ऑफ दी टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में से है। अगर इनका अब नेट वर्थ भी देखेंगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए 87 बिलियन, हाँ 88.9 बिलियन। अगर इसको इंडियन मनी में देखो तो 7,150 करोड़ इसका अपना है। ये आज तक कोई अपना बिजनेस नहीं बनाया, नो बिजनेस बिल्ड बाय हिमसेल्फ, बट ये सारा का सारा दूसरे के बिजनेस में, इन एनी अदर्स बिजनेस उसने इन्वेस्ट किया। तो जब किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो उसके लिए इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस बहुत टॉप लेवल का होना चाहिए। इसका एज देखिए सर 89 ईयर्स है, लेकिन आज भी ये गजब का मतलब एनालाइज कर सकते हैं। मतलब ऐसा एक इंसान इंडिया में भी है, राकेश झुंझुनवाला नाम है उनका, ठीक है, वो भी ऐसे इंटरप्रेट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मतलब एक लेवल का इंसान है। तो 7,150 करोड़ का पूरा एक मतलब अपना पर्सनल एसेट बना लिया, ओनली एनालाइज्ड अनदर्स बिजनेस, बाय एनालाइज एनी अदर पर्सन्स बिजनेस। इतना बड़ा काम करके दिखाया वॉरेन बफेट। आप बाद में इनको थोड़ा बाद में जब क्लास खत्म हो जाए अपने आप से देख सकते हो कि इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है। ये सब अगर आप लोग धीरे धीरे सीखोगे तो आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि कैसे अकाउंटेंसी आपको कहां से कहां लेके जा सकता है। पैसा कितना कौन बनाएगा दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट थिंग, बट अकाउंटेंसी पढ़ने के पीछे का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं इतना सारा पैटर्न पे बात कर रहा हूँ। आप लोग मनी माइंडेड हो जाओ, दैट्स नॉट द बिग थिंग, ठीक है। मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी इज यूटिलाइजेबल, ठीक है। मनी मतलब ऐसा नहीं कि मनी मतलब कोई खराब बात, ठीक है, कि मतलब ज्यादा मनी करने में कोई खराबी नहीं है अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते हो तो, ठीक है। बस प्रॉपर प्रॉब्लम वही है। तो जो भी हो एनालाइज कर लो, इंटरप्रेट करो, ठीक है। एनालाइज इंटरप्रेट करके जैसे कि आपको पता है ना अकाउंटेंसी क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है ना। तो बिजनेस का लैंग्वेज को जितना अच्छा एनालाइज कर पाओगे, ठीक है, जितना अच्छा इंटरप्रेट कर पाओगे, उतना तुम अपना बिजनेस को भी डेवलप कर सकते हो। और जो बिजनेस अपना नहीं है, किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपना मनी को ग्रो करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इट इज कंसर्न विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का दूसरा नाम है पीएल, इनकम स्टेटमेंट का ही दूसरा नाम है पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आगे सीखेंगे, डोंट वरी, हाँ ये आगे सीखेंगे। ये सब बिल्डअप करना ही अकाउंट्स का मेन खेल है। एंड बैलेंस शीट और बोथ, इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द एंटरप्राइज,
कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है उसको बिल्डअप करना ही एनालाइज का, अकाउंटिंग एनालिसिस का मेन पार्ट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट में इंटरप्रेटिंग करते हैं हम लोग। इट इज कंसर्न विद द एक्सप्लेनिंग द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप सो एस्टेब्लिश्ड बाय द एनालिसिस। नाउअडेज द फर्स्ट 6 फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। आजकल तो मैक्सिमम काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आता है? कम्युनिकेटिंग, है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज का काम करता है तो कम्युनिकेट तो करेगा ही। एंड द एंड में कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट किसको करता है? जो भी अकाउंट से कंसर्न होते हैं। तो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें हमको पता चलेगा कि किसके किसके साथ ये अकाउंट्स कनेक्ट करता है। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डोंट वरी। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि किसको चाहिए, किसको कम्युनिकेट करना है अकाउंट्स के साथ, ठीक है। और हम पढ़ ही क्यों रहा है, हमें पढ़ने का जरूरत ही क्यों है, ये सारा का सारा जानना है। मुझे बताओ कि जहां तक इतना तक जो बात अभी तक हो रहा था, जो भी डिस्कशन चल रहा है, क्या क्लैरिटी ला रहा है आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू। एक चीज देखो, यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, देखो क्या कहा है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ओके, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज बना लो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को कुछ लाइफ में एस्टेब्लिश होना है, आप लोग का एक अपना एम है, कुछ प्लानिंग भी है अपना पर्सनल, ठीक है। तो अगर आपको अपना लाइफ का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा, फिर उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। जैसे माँ किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले माँ क्या बनाते हैं? सबसे पहले इनपुट जो जिससे खाना बनेगा वो इनपुट रेडी करते हैं, जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको आज मतलब आज आपको मन हुआ कि आज आपको पनीर का कोई डिश बनाना है, तो उसके लिए एट फर्स्ट आपको पनीर, ठीक है, जो कॉटेज चीज है, उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट से लाना पड़ेगा, या फिर घर पे भी आप होममेड बना सकते हो। तो वो चीज जैसे आप प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है, प्रोसेस करके उसके बाद उसको आप कारी बनाओ, जो भी आपको खाना है वो आप बनाओ, तो आउटपुट आएगा, तब जाके आप एक टेस्टी खाने का मजा उठा सकते हो। एग्जैक्टली उसी वे में अकाउंटेंसी भी काम करता है। तो उसको इनपुट करने के लिए क्या चाहिए? उसके इनपुट के लिए चाहिए इकोनॉमिक इवेंट्स मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक इवेंट जिसका एक मनी वैल्यू होगा, एक फाइनेंशियल वैल्यू होगा, ठीक है। एक फाइनेंशियल मतलब एक आर्थिक वैल्यू होगा, तभी जाके आप उसको इनपुट दोगे, क्योंकि अकाउंट्स मतलब फाइनेंशियल मैटर्स। फिर उसी जो भी आप फाइनेंशियल इनपुट दोगे उसको आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे, फिर उसको आप क्लासिफाई करोगे, फिर समराइज करोगे, फिर एनालाइज करोगे, जो इंटरप्रेट करोगे। इसके बारे में मैंने चर्चा अभी किया। एंड लास्ट में वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होगा टू इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो ओनर है, जो एम्प्लॉय है, ऑर्गेनाइजेशंस पे जो काम करते हैं, वो लोग कौन हो गया? इंटरनल यूजर्स। एंड एक्सटर्नल मतलब इन्वेस्टर, जैसे वॉरेन बफेट, वो किसी ऑर्गेनाइजेशंस का कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी सब ऑर्गेनाइजेशंस का डिटेल्स निकाल के उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और क्या क्या नेटवर्थ बनाया आप लोगों ने देखा। एक्सटर्नल यूजर्स में इन्वेस्टर्स हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का डायरेक्टली कोई नहीं लगता, लेकिन क्या एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक चीज से मतलब है, टैक्स। बिजनेस करो, सरकार को टैक्स दो, तभी जाके सरकार परफॉर्म कर सकता है। तो एक्सटर्नल यूजर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग पैटर्न, ये इनपुट, ये प्रोसेसिंग एंड ये दिस आउटपुट से मेजर होता है, ठीक है। तो ये एक अच्छा जगह था आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं थोड़ा और मूव ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने काफी मैटर पे डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुके हैं, बात करते करते। देखिए, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशंस कर चुका, ठीक है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। ओके, यहाँ बुक कीपिंग के साथ अकाउंटिंग का एक डिफरेंस दिया गया है। बुक कीपिंग एकदम प्राइमरी लेवल का काम है, कोई भी करता है, एनीबडी कैन डू इट, एंड वो करता है, नॉर्मली करता है। जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ शेयर किया कि एकदम लेमैन, जो भी एक नॉर्मल वेजिटेबल वेंडर जिसको अकाउंट्स नहीं आता है, वो भी करता है। इसमें बस क्या होता है, बस ट्रांजैक्शंस जो होता है उसको आइडेंटिफाई वो कर लेता है कि किसको क्या सेल किया, किससे क्या परचेस किया, ईच एंड एवरीथिंग, है ना। किससे क्या सेल किया, किसको क्या, किससे क्या परचेस किया। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग मेजर्ड ट्रांजैक्शन एंड क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग में क्या है,
इन एडिशन टू बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स, इसमें और भी काफी चीजें होते हैं, जैसे कि समराइज करना, क्लासिफाई करना ट्रांजैक्शंस को, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारा का सारा पैटर्न अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है जो बुक कीपिंग नहीं करता। बुक कीपिंग समराइज करना, इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना, इतना डिटेल्स में नहीं जाता, उसको बेसिकली रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, बस इतना सा। ये प्राइमरी स्टेज का खेल है और ये सेकेंडरी स्टेज का खेल है। नॉर्मली जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है वो अकाउंटिंग करते हैं, बट छोटा मोटा केस में ये नहीं होता। इसको एक बार आप लोग घर में गो थ्रू करो, इट्स इजी थिंग, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, ठीक है। इट्स इजी थिंग, वेरी इजी थिंग, आप एक बार पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम। अकाउंटिंग बुक कीपिंग का डिस्कशन आप एक बार खुद से एक बार करना। अब मैं बात करूंगा अकाउंटिंग साइकिल पे। अच्छा, एक बार मैं बात करना चाहूंगा, क्या सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है, प्लीज बताना। यस सर। क्लैरिटी ला रहा है ना? यस सर। हाँ सर। ओके यस सर। ओके, ठीक है। मीनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग साइकिल, ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग साइकिल किस पे डिपेंड है? आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, द अकाउंटिंग साइकिल बिगिंस। Accounting cycle is a complete sequence beginning with the recording of the transactions and ending with the preparation of the final accounts, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन से प्रिपेयर किया जाता है एंड फाइनल अकाउंट्स पे जाके एंड होते हैं। द सीक्वेंशियल स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एन अकाउंटिंग साइकिल्स आर गिवन बिलो। देखो पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम में आप आज स्टार्ट करोगे एकदम बेसिक लेवल पे, धीरे धीरे आपको यही सब चीजें करना है, ठीक है। मतलब इवन लाइफ लॉन्ग, इतना जान के चलो कि इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जब तक आप अकाउंट्स के साथ रहोगे, ठीक है। अगर आपका जर्नी कॉमर्स में एकदम हाईएस्ट लेवल तक जाता है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक अकाउंट जिंदा है तब तक ये सिस्टम साइकिल भी जिंदा है। जर्नलाइज करना, ठीक है, जर्नलाइज, ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो होता है ना, उसको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस को कहते हैं जर्नल, ठीक है। जर्नल को हिंदी में कहते हैं जावेदा। जावेदा मतलब बेसिकली अगर हम इसको एकदम सिंपल नॉर्मल लाइफ के लैंग्वेज से बताओ ना, तो जर्नल या जावेदा का मतलब ये होता है, जैसे कि लाइफ का कोई भी घटना, लाइफ का कोई भी चीजों को अगर हम किसी एक जगह में एक नोट डाउन करें तो उसको कहते हैं जावेदा, ठीक है। तो सिमिलर वे में अकाउंट्स का जो घटनाएं हैं, अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शंस है, उसको एक पर्टिकुलर जगह में नोट डाउन करने का एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं जर्नलाइजिंग, ठीक है। सर ये जब सीखेंगे ना तो इसका एक्चुअल मतलब आपको और समझ में आएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके हम लोग ये प्रोसेस में पहुंच पाए, क्योंकि ये अकाउंटेंसी का हार्ट है। ये नहीं तो अकाउंट्स नहीं। जर्नल जो नहीं सीख पाया, अगर आपको जर्नल सीखने में थोड़ा भी प्रॉब्लम हुआ, या फिर अगर आप नहीं सीख पाए, या फिर आप उतना कंसंट्रेशन नहीं दिए, तो आपका अकाउंटेंसी बहुत वीक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो जर्नल को पोस्ट करना होता है। पोस्ट कहाँ करते हैं? ट्रांसफर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द जर्नल इन द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स ओपन इन द लेजर। इसको लेजर में पोस्ट किया जाता है, ठीक है। लेजर मतलब जो अकाउंटिंग दिखने का एक अकाउंट होते हैं इस तरह का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर राम अकाउंट, या फिर श्याम अकाउंट, वो जिसके नाम पे अकाउंट बनाया जाएगा ना, जैसे बैंक अकाउंट होते हैं ना, तो वैसी तरह जैसे बैंक में हम लोग अकाउंट बनाते हैं, पासबुक में देखना कि अकाउंटिंग बनाया जाता है, वो बैंक का लेजर है, ठीक है, वो बैंक का लेजर है। तो लेजर का मतलब बेसिकली ही होता है कि एक अकाउंट बना के आपका ये जो जर्नल में आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया था ना, उसको पोस्ट करना है। सर इसका भी आइडिया आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा, लेकिन अभी थोड़ा साइकिल देख लेते हैं। फिर करते हैं बैलेंसिंग। अलग अलग अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है कि क्या सब कुछ सही है, तो उसको बैलेंसिंग के समझ में आता है। फिर आ जाएगा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस जब सीखेंगे पता चलेगा ट्रायल बैलेंस क्या है। उसके बाद आ जाता है आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है कि वही उसी के लिए तो इतना सारा चिंता कि लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, क्या सिचुएशन है बिजनेस का। तो बिजनेस का सिचुएशन आपको पता चलेगा वहां से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एक सेकेंड, एंड लास्ट में क्या आता है? स्टेप 6। साइकिल का जो लास्ट पॉइंट है दैट इज स्टेप 6। इसको कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं।
prepare a balance sheet to ascertain the financial position at the end of the accounting period. अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं, इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड क्या है, इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे अकाउंटिंग पीरियड अपने अपने हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली इंडिया में है 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर, ठीक है, 1 अप्रैल ऑफ एनी ईयर टू 31 मार्च ऑफ द सेकेंड ईयर, 31 मार्च, 1 अप्रैल 31। जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी 2020 का 1 अप्रैल जो था ना, जो कुछ ही दिन पहले ही आया, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 21 तक इंडिया का फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर है। तो मैक्सिमम बिजनेस इसी पैटर्न पे चलता है, लेकिन अगर कोई जैन टू दिसंबर भी अपना अकाउंट मेंटेन करता है तो वो उसका अकाउंटिंग ईयर माना जाएगा, ठीक है, ठीक है, वो अपने हिसाब से मतलब सिंक कर लेगा गवर्नमेंट के प्रोसेस के हिसाब से। बट अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है, अकाउंटिंग पीरियड, बट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये हो जाता है अकाउंटिंग ईयर का सिस्टम गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये हो गया, तो फिर पूरा का पूरा प्रोसेस क्या है अकाउंट्स में, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सीखना है जर्नलाइजिंग, जर्नलाइज करना। फिर हमें क्या करना है, लेजर, लेजर पोस्ट करना। फिर क्या करना है, बैलेंस करना, लेजर को ही बैलेंस किया जाता है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, मतलब जो भी हुआ उसको ट्रायल करके देखना है बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब सीखेंगे पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। फिर आ जाता है पीएल या इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर दैट बैलेंस शीट। ये जो पूरा खेल है ना, यही है अकाउंटेंसी। दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग साइकिल। इसमें अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हिसाब से होगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग पैटर्न है, लेकिन जर्नल का पैटर्न एक सर्टेन पॉइंट पे है, ठीक है, वो अलग से जानेंगे, ठीक है। जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यही सीखेंगे कि सर जर्नल कैसे करना है, जर्नल पोस्ट कैसे करना है, अकाउंट कैसे फाइंड आउट करना है। थोड़ा धीमा चलेंगे बेसिक में, ठीक है, क्योंकि जिसका और ये जो अकाउंट्स का जो एडवांस क्लास है वो मैम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग ये बेसिक पार्ट में पूरा क्लैरिटी ला देंगे ना, तो मैम का जो एडवांस पार्ट है आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओगे। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इतना सारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल्स है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब क्या सर, यहाँ पर 2 पॉइंट आता है सर, हु इज क्रेडिटर एंड डेटर। 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है डेटर, डेटर कौन है, एंड अनदर पॉइंट क्रेडिटर कौन है। ध्यान से देखना। हाँ, डेटर मतलब सपोज तुमने किसी को कुछ सेल किया, समवन, कौन है समवन, एक्स। तो तुमने अगर एक्स को कुछ सेल किया तो कौन किसको पैसा देगा, एक्स पैसा देगा ना आपको, एक्स शुड पे टू यू, ये पे करेगा आपको। अगर इसका पेमेंट ड्यू है, अगर एक्स का पेमेंट ड्यू है तो एक्स कौन होता है आपका, एक्स होता है यू का, मतलब आपका डेटर, मतलब बेसिकली जिससे आपको पैसा मिलेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर। और अगर हम इसको उल्टा नजर से देखें, अब एक्स के लिए आप कौन हो, एक्स के लिए आप हो क्रेडिटर, यू आर दी क्रेडिटर ऑफ एक्स। मतलब एक्स के नजर से देखो, ठीक है, एक्स के नजर से देखो तो आप कौन हो, यू इज द क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब एक्स देख रहा है कि मुझे ये मानो वाई है, ठीक है, आप वाई हो, ठीक है, यू फॉर वाई। तो एक्स देख रहा है मुझे वाई को पेमेंट करना पड़ेगा, तो जिसको पेमेंट करना है आपको वो है आपका क्रेडिटर, और जिससे आपको पैसा मिलेगा वो है आपका डेटर, ठीक है। इसको हम एकदम ध्यान से देख लो, क्रेडिटर कौन है, ये आगे जाके बहुत लोग ना एडवांस में पहुंच जाते फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होता। डेटर मतलब एकदम सिंपल, जिससे हमको पैसा मिलेगा, ठीक है, जिससे हमें पेमेंट मिलेगा। और क्रेडिटर मतलब जिससे हमें पेमेंट करना है, पेमेंट करना है, ठीक है। डेटर मतलब पेमेंट मिलेगा जिससे, वो मेरा डेटर, और पेमेंट जिसको करना है वो मेरा क्रेडिटर। अब यहां पर देखो
जो यूजर्स है उसमें सबसे पहले किसका नाम था? शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, जैसे कि सप्लायर, जिससे गुड्स लेके आप बिजनेस करते हो, जिससे गुड्स लेके आप बिजनेस करते हो, वो है सप्लायर, रॉ मटेरियल गुड्स, सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स। एक होता है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, जो शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर, जो 1 ईयर के अंदर काम होता है ना, उसको शॉर्ट टर्म कहा जाता है अकाउंटेंसी में। अगर 1 साल से ज्यादा हो, अगर 1 साल से ज्यादा का ट्रांजेक्शन का खेल है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ईयर, अगर ग्रेटर देन 1 ईयर का पॉइंट ऑफ व्यू हो तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अगर किसी ने आपको 1 साल से एक मतलब 1 ईयर से ज्यादा लोन दिया, ठीक है, तो वो हो गया आपका लोन दिया, या फिर कुछ गुड्स आपको दिया, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म सप्लायर, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। ठीक है, इसको आपको पेमेंट करना है, यू हैव टू पे दिस पर्सन, यू हैव टू पे टू दिस पर्सन, इनको आपको पेमेंट करना है, इसलिए कौन है आपका? क्रेडिटर। ठीक है, और किसको चाहिए? क्रेडिटर को आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जरूरत है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर को पता चलना चाहिए ना कि आप उनको पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। वो आपका अकाउंट्स देख के, आपका बिजनेस का लैंग्वेज है, वो अकाउंट्स आपका बिजनेस का लैंग्वेज है, और अकाउंटेंसी देख के वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी में ना पीएल बनेगा। ठीक है, मतलब उसके बिजनेस में रोज रोज जाके देखने का जरूरत नहीं है, उसका पीएल देख लो। पीएल में जब आप लोग सीखोगे, इधर ऐसे ना होता है टू नेट प्रॉफिट, जिसको आता है वो समझ रहा है, जिसको नहीं आता ये सीखेंगे, और इधर आता है बाय नेट लॉस। या तो प्रॉफिट होगा, ये दोनों में से कोई एक होता है, एक साथ दोनों नहीं होता। या तो प्रॉफिट होगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉफिट हुआ लॉस भी हुआ। तो ये जो क्रेडिटर है, ये अगर आपका पीएल देख लेता है, पीएल क्या है? अकाउंट्स का पार्ट है, पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंट से आपका, ये पीएल देख के समझ जाएगा कि आप पेमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। उसके हिसाब से वो अपना जो भी उसका जो भी वो जो सप्लाई करता है, वो सप्लाई के उसके हिसाब से वो सप्लाई करेगा आपको रॉ मटेरियल। ठीक है, वो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है ना आपको, तो कितना दिन तक आपको उधार देगा, कब उधार नहीं देगा, उसका आइडिया लगा लेगा जस्ट रीडिंग योर पीएल, जस्ट बाय रीडिंग योर पीएल। आपका पीएल रीड करके वो समझ जाएगा कि इस बिजनेस को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, और किसको चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? इन्वेस्टर, जैसे वॉरेन बफेट को दिखा रहे थे ना, वॉरेन बफेट, ऐसे इंडिया में भी काफी सारे लोग हैं, हम लोग भी करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, नॉट ओनली वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट तो इस लाइन में बहुत बड़ा एक हस्ती है, इसलिए मैंने नाम लिया था। ये कौन है? इन्वेस्टर्स, प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं इनको। ठीक है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, मतलब अभी इन्वेस्ट नहीं किया, आगे करेगा, मतलब जो अभी ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, जो कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टर है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इन्वेस्टर्स। और पोटेंशियल मतलब जो आगे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। मतलब स्टिल दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, बट दे थॉट टू इन्वेस्ट, वो सोच रहा है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, दे थिंक अबाउट टू इन्वेस्ट। एंड इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब जो कंपनी में काम करते हैं, मैनेजमेंट, उसमें वो मैनेजमेंट जो बेसिकली अकाउंटिंग को ख्याल रखता है कि कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, किस तरह से काम कर रहा है, कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशंस। सॉल्वेंसी पोजीशंस मतलब अगर बैंक कंपनी किसी के पास, किसी बैंक के पास लोन के लिए जाता है, तो क्या वो कंपनी का वो लोन पेमेंट करने का औकात है? क्या वो सच में अपना, अगर लोन किसी कोई उसको देता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को, कोई कंपनी को, तो क्या वो लोन पे कर सकता है? तो वो पता चलता है कंपनी का सॉल्वेंसी पोजीशन से। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दिवालिया पोजीशंस। ठीक है, मतलब वो, मतलब अगर कोई उसको लोन देता है, क्या सच में उसका पेमेंट कर सकता है या नहीं? तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एक्टिविटी, ये सब पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी इन रिलेशन टू टर्नओवर, मतलब कितना सेल हो रहा है, कंपनी पूरा ईयर में कितना सेल करता है, उस पर डिपेंड करता है उसका टर्नओवर। ठीक है, टर्नओवर मतलब ऑल ओवर ईयर जो सेल होता है। ठीक है, टोटल, अगर मानो कोई कंपनी, अगर इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन पूरा ईयर में, एक 1 ईयर में 5 लाख का सेल किया या 5 करोड़ का सेल किया, ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे? 5 करोड़ का सेल मतलब ये उसका टर्नओवर है। टर्नओवर एंड रेवेन्यू इज डिफरेंट। ठीक है, बहुत लोग इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन रखते हैं। टर्नओवर मतलब टोटल सेल, इसमें जो प्रॉफिट का पार्ट होगा, इसमें जितना परसेंटेज उसका प्रॉफिट रहेगा, वो होता है रेवेन्यू। ठीक है, टर्नओवर का जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसका रहेगा, वो होता है रेवेन्यू। ठीक है, ऐसे सिंपल। ये मार्केट में पैकेट दूध मिलता है ना, अमूल जैसे, हाँ,
पैकेट दूध, पैकेजिंग मिल्क मिलता है ना, जो हम लोग लेके आते हैं नॉर्मली, जैसे इंडिया में बहुत मिलता है अमूल, हाँ, मदर डेयरी ऐसा। तो ये अमूल का एक दूध में अगर मानो कि एक 22 रुपीज का एक पैकेट है, ठीक है, इसमें जो दूध बेचता है इसका कितना मार्जिन रहता है, मतलब कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट रहता है। तो अगर मानो कि हार्डली इसमें एक 22 रुपए के पैकेट में हार्डली 1 रुपी प्रॉफिट रहेगा, 1 रुपी हार्डली। तो एक 22 रुपए का दूध बेच के इसका कितना प्रॉफिट है, 1 रुपीज। अगर वो दूध का बिजनेसमैन जो दूध का दुकान लगा के बैठते हैं, हम लोग देखते हैं रोड साइड में काफी वेंडर्स है ऐसा, तो अगर वो सारा दिन में 1000 दूध का पैकेट बेचते हैं, 1000 पैकेट, तो 1000 इंटू अगर एवरेज 1 करते हैं तो 1000 इंटू 1000 1 मतलब 1000 रुपीज उसका इनकम है। ये है हो गया उसका रेवेन्यू, ठीक है। और टर्नओवर किसको कहेंगे, टर्नओवर मतलब अगर 1000 पैकेट है इंटू 22 करके 22,000 हो गया उसका टर्नओवर, 1 डे का टर्नओवर, ठीक है। 22,000 का टर्नओवर में अगर वो 22,000 का सेल करता है तब जाके उसका 1000 का रेवेन्यू आता है। समझ में आया टर्नओवर एंड रेवेन्यू का डिफरेंस? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ठीक है। क्या आप लोग थक गए? ठीक है, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, और कुछ पॉइंट्स है तब मैं आज का क्लास ऑब्वियसली एंड करूँगा, लेकिन और कुछ पॉइंट्स आप लोग सुन लो, तब जाके नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को प्रैक्टिकल बताऊँ, मतलब एकदम जर्नल एंट्री करना सिखाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बातें मैं बस आपको एक बार कह देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को कनेक्ट करने में या रिलेट करने में सुविधा हो, ठीक है। अदरवाइज फिर से आप वहाँ पर पूछोगे सर इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि तब आपको मतलब मैं बताऊं, तब आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, मैनेजमेंट को भी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एम्प्लॉइज जो कंपनी में एम्प्लॉय है, मतलब मैनेजमेंट मतलब बेसिकली मेंबर साइड, ओनर, ठीक है, ओनर, डायरेक्टर, ठीक है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, डायरेक्टर, सीईओ, कंपनी का जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कंपनी का जो चेयरमैन है, ठीक है, बेसिकली दीज आर द मेंबर साइड, मैनेजमेंट साइड, ठीक है। इसके अंदर ही आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये लोग आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। और एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, वो है कंपनी में जो लोग क्लारिकल काम करते हैं, उनको भी तो चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उन्हीं को तो रिपोर्ट करना पड़ता है इन लोगों को। एम्प्लॉय रिपोर्ट करेगा इनको, फिर तभी जाके मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर है टॉप लेवल में जो है वो डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। तो इनको इन्फॉर्मेशन का काफी जरूरत है। टैक्स ऑथोरिटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना ऑथोरिटी होगा। तो अपने इंडिया में बात करें तो टैक्स ऑथोरिटी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनको चाहिए पैसा, आप करोगे बिजनेस बट ये लेंगे आपसे मनी। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि व्हाई टैक्स ऑथोरिटीज या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक मन में सवाल जरूर आ सकता है, बिजनेस मेरा, हेलो, बिजनेस मेरा, तो फिर टैक्स लेने के लिए ये लोग क्यों आ जाते हैं, गवर्नमेंट क्यों आ जाते हैं? हाँ, बिजनेस माइंड, ठीक है, मेरा बिजनेस है, जो भी बिजनेस है मेरा बिजनेस है। लेकिन व्हाई गवर्नमेंट शुड वांट टैक्स, इसको क्या पड़ा है? हाँ, ये जो अपना एक कंट्री है इसको क्या पड़ा है? इंडियन गवर्नमेंट को क्यों टैक्स चाहिए हमसे? हाँ, मैं देश में रहते ना सर। हाँ 1 करोड़ कमाओ, 1 लाख कमाओ, क्या फर्क पड़ता है? बट ये लोग हमेशा रेडी है, ठीक है, टैक्स पे करो, नहीं करोगे तो फिर लीगल प्रॉब्लम कर देगा आपको, लीगली आपको हैरेस करेगा, ठीक है। बेसिकली कहना ही है, मैं समझाता हूँ। यू आर राइट मृत्युंजय, देश में रहते हैं, ठीक है। तो एक मनोज कुमार का एक फेमस सिंगिंग गाना है हिंदी में, अगर आप यूट्यूब में खोलोगे तो देखिएगा, बोलता है कि मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरी देश की धरती, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो कंट्री है हमारा ना, कि अगर आप किसी कंट्री To से balance the Indian economy. हाँ बोलो। To balance the Indian economy. ऑब्वियसली टू बैलेंस द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। Hmm. बेसिकली अगर आप इंडियन इकोनॉमी से है, एकदम वेरी गुड, टू बैलेंस द इकोनॉमी। अगर आप इकोनॉमी, आप बिजनेस करते हो, आपका जो बिजनेस है, आप बिजनेस करते हो, आप बिजनेस करते हो कहाँ से? यही कंट्री का मिट्टी से, इसी का नेचुरल रिसोर्स यूज करते हो, है ना। इसी का जो नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे आप ऑयल का ले लो, कोल का ले लो,
या फिर थर्मल पावर का ले लो, वॉट एवर नेचुरल रिसोर्सेज यू वांट टू यूज, उसको यूज करके अगर आप कार मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी हो, ठीक है, आप मारुति चलाते हो, उसके लिए जो आयरन ओर है, ठीक है, उसके लिए जो आयरन ओर है, जो स्टील है, वो सारा का सारा आप नेचुरल रिसोर्स इसी कंट्री का लेते हो, या तो ये कंट्री के पास है तो उससे लेते हो, या तो फिर कंट्री कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करके आपको देता है, ठीक है, वहां से लेते हो। तो कंट्री का रिसोर्स यूज करते हो, बदले में कुछ तो उसको देना पड़ेगा, नहीं तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होगा? नहीं तो 2 दिन बाद आप ही बोलोगे ना, क्या बिजनेस करेंगे, एक रोड तक नहीं है, क्या बिजनेस करेंगे, एक एयरपोर्ट तक नहीं है, क्या बिजनेस करेंगे, एक शी पोर्ट तक नहीं है, ठीक है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट नीड टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट इज नॉट अ बीजेपी और कांग्रेस। आप लोगों को पता होगा इंडिया में करंट रूलिंग पार्टी इज बीजेपी, मोदी जी का पार्टी है, ठीक है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, पहले कांग्रेस हुआ करता था। अब सवाल ये कि कंट्री इनका है क्या, कांग्रेस का है या बीजेपी का है? अरे नहीं रे बाबा, कोई किसी का भी सपोर्टर हो, कोई बीजेपी का सपोर्टर हो सकते हो, कोई कांग्रेस का सपोर्टर, दैट डजंट मैटर। बट सवाल है हु इज गवर्नमेंट? एक्चुअली वी आर द गवर्नमेंट, वी द पीपल, हम लोग है गवर्नमेंट। हम लोगों को ये चीज देखना पड़ेगा कि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बदले हम भी अपने गवर्नमेंट को पे करें, ताकि गवर्नमेंट अपना सिस्टम को बना पाए। और इंडिया में सिचुएशंस बहुत खराब है। इंडिया का पॉपुलेशन है 132 करोड़ अप्रॉक्स, नियर अबाउट 135, बट ऑफिशियल डेटा करेंटली 132 करोड़ अप्रॉक्स, ये टोटल पॉपुलेशन है इंडिया का। और इतना बड़ा पॉपुलेशन में ओनली 5% एक्टिव टैक्स पेयर है, ओनली 5%। दैट मीन्स यू कैन इजीली कैलकुलेट कि कितना लोग देश में टैक्स भरते हैं। और फिर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात करते हैं, ठीक है। तो जब तक पब्लिक एट लार्ज ये लोग कॉन्शियस नहीं होगा, तब कंट्री का भी अकेले दम पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चाहे कोरोना आ जाए या कुछ भी, एक कंट्री अपने मतलब पब्लिक से बनता है, ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट में जो भी बैठे वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली अकेला कुछ नहीं कर सकता, पब्लिक एट लार्ज बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो जो भी हो, इनको चाहिए टैक्स, और वो टैक्स कहाँ से मिलेगा? अकाउंट से मिलेगा, अकाउंटेंसी होगा बिजनेस में, वहां से हिसाब मिलेगा, फिर जाके उसके हिसाब से टैक्स होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी टैक्स मांग ले, टैक्स देने का एक पैटर्न होता है। उसके लिए आप लोग जब सीए इंटर में आओगे या फिर बीकॉम, जो लोग कॉमर्स में ग्रेजुएशन करोगे, तो वहां पर इनकम टैक्स पढ़ा जाएगा, जीएसटी पढ़ा जाएगा। जो लोग ऑलरेडी मेरे पास इंटर में पढ़ते हो वो लोग ऑलरेडी टैक्स पढ़ते हो, यहाँ पर तो कोई है नहीं इंटर वाले, ठीक है। इनकम टैक्स का अलग एक सब्जेक्ट होता है, जीएसटी का अलग सब्जेक्ट होता है। ये भी एक गजब का जगह है, ये भी आपको समझना पड़ेगा बाद में, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। ओके ठीक है सर, इतना डिटेल्स मत बोलो, पागल हो जाएंगे। नहीं, आई डोंट वांट टू मैड एनीवन, बस आई जस्ट वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशंस व्हाट एवर आई हैव, आई जस्ट वांट टू प्रोवाइड। ताकि मैं ये नहीं चाहता कि ये नहीं बोला वो नहीं बोला, ठीक है, जो है बोल देता हूँ। ओके, टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है। तो टैक्स अथॉरिटी आपसे टैक्स लेके जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कोई बताया मुझे कि टू बैलेंस द इकोनॉमी, वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। कस्टमर्स हैव एन इंटरेस्ट इन इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑब्वियसली ना, कस्टमर को भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस है, कौन सा नहीं। चलो एक बिजनेस का नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। आप लोग एक कंपनी का नाम सुने होंगे, मिंत्रा। ये एक ऑनलाइन फैशन साइट है, फैशन नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मली ऑनलाइन क्लोथ्स वगैरह बेचते हैं। मिंत्रा इंडिया में चलता है, नाम सुने हो मिंत्रा? हाँ सर। जाबोंग किसी को नहीं सर। पता, सिर्फ मृत्युंजय को Yes, पता है। sir. Yes, sir. सुने हो, वेरी गुड, थैंक यू। ये मिंत्रा जाबोंग फ्लिपकार्ट का है, जानते हो? फ्लिपकार्ट बहुत फेमस है इंडिया में, ये फ्लिपकार्ट के अंदर ही आता है। ये इन्फॉर्मेशन पता है? No, sir. ओके ठीक है, दैट डजंट मतलब कि अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पता तो खराब बात है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सच में ये सबको पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तक आप ज्यादा नॉलेज गैदर करोगे तभी आपको पता चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये मिंत्रा और जैबोंग ये अपना बिजनेस चलाते हैं, बट फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा और जैबोंग को, मिंत्रा को तो आज से कम 5 इयर्स बैक खरीद लिया और जैबोंग को रिसेंटली परचेस कर लिया। जैबोंग एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, इसको भी परचेस कर लिया। और ये मिंत्रा जाबोंग मतलब फ्लिपकार्ट अपना जो फैशनेबल प्रोडक्ट है वो मिंत्रा जाबोंग के थ्रू से सेल करते हैं, ठीक है। ये उसका अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं है। वो सोच रहा है कि ये अलग कंपनी होगा,
लेकिन ये फ्लिपकार्ट के थ्रू से होता है, इसलिए कस्टमर्स को भी पता होना चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है। उसके लिए कॉन्सोलिडेटेड एक कंपनी का पीएल बैलेंस शीट बनता है। कॉन्सोलिडेटेड मतलब समझते हो ना? कॉन्सोलिडेट करना मतलब जोड़ देना, ठीक है? इसलिए बनता है कॉन्सोलिडेटेड पीएल और कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंपनी का जब मतलब टोटल अकाउंट्स बन जाएगा तो उसमें ये कॉन्सोल मतलब जो भी पीएल बैलेंस शीट बनेगा ना, तो मिंत्रा जाबोंग का मिला के फ्लिपकार्ट का एक अलग से बनेगा, फ्लिपकार्ट का अपना अलग से एक बनेगा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक कंप्लीटली बनेगा क्योंकि ये सब फ्लिपकार्ट का होल्डिंग है, मतलब सब्सिडरी बोला जाता है, इसके अंडर में है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी कस्टमर को पता होना चाहिए। जैसे अभी जाबोंग बंद हो गया, जाबोंग मार्केट से जा रहा है, ये जाबोंग ब्रांड नहीं रहेगा, ऐसा बात चल रहा है। कल अगर सच में जाबोंग नहीं रहा तो कस्टमर्स ऑर्डर करके रह गया, उसको पता ही नहीं कि जाबोंग है ही नहीं, और उसका पैसा तो गया। एक कंपनी आया था इंडिया में स्नैपडील बोल के, अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी बिग सिटीज में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्नैपडील का बहुत ज्यादा पैसा मतलब मार्केट में खराब हो चुका था। तो स्नैपडील अभी सिर्फ स्मॉल टाउन्स में बिजनेस कर रहा है। एक कंपनी था ईबे बोल के, आप लोग सुने होंगे ईबे का नाम। Yes. ईबे इंग्लैंड बेस्ड कंपनी है, यूके बेस्ड ऑनलाइन कंपनी है, बहुत ही पुराना कंपनी है। ऑनलाइन बिजनेस में ये वर्ल्ड का नंबर 1 पहला कंपनी है। पहले बेसिकली एंटीक चीजें ई कॉमर्स में बेचता था, एंटीक जो प्रोडक्ट होता था वही पहले ई कॉमर्स में सेल होता था। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ई कॉमर्स में सेल होने का सिचुएशन आया। ये ईबे इंडिया में जो है ना, इसको फ्लिपकार्ट ने खरीद लिया। मतलब ईबे का जो इंडिया पार्ट है ये फ्लिपकार्ट ने ले लिया, और उसके थ्रू से फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, अगर कोई किसी को फॉरेन में कोई प्रोडक्ट चाहिए ना, तो फ्लिपकार्ट से अगर वो प्रोडक्ट परचेज करेगा तो वो ईबे का वे को यूज करता है, मतलब ईबे के थ्रू से वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा है। मतलब ईबे इंडिया को फ्लिपकार्ट ले लिया। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी तो कस्टमर को पता होना चाहिए, है ना? एज ए कस्टमर यू हैव टू नो, दिस इज योर राइट, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कंपनी का सिचुएशन क्या है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? प्लीज मुझे बोलना। हो गया, आज काफी सारा मैटर डिस्कशंस किए, बट बस आप मुझे बस इतना बताना, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, इनको तो चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज को एंड पब्लिक एट लार्ज, सबको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जरूरत है, ठीक है? तो दे ऑल आर दी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिसको चाहिए, ठीक है? तो ये था मेनली हम लोगों का मेन पॉइंट्स, और इसमें ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये मैंने आप लोगों से डिस्कशंस कर चुका, जैसे कि एंटिटी क्या है, इवेंट क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है। भाउचर मतलब बेसिकली ये एक पॉइंट है, भाउचर मतलब सेल बिल परचेज बिल, ठीक है? आप सेल करोगे तो उसका बिल होगा, है ना? सेल बिल, परचेज करोगे उसका बिल होगा, परचेज बिल, ठीक है? इसको कहते हैं भाउचर। अब दुकान में जाते हो, कोई भी चीज प्रोडक्ट परचेज करते हो, बदले में बिल लेते हो ना, जो टैक्स बिल होते हैं, जीएसटी बिल होते हैं, तो उसको कहते हैं भाउचर। इसी भाउचर के बेसिस में ही होता है रिकॉर्डिंग। मतलब ये जो अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग होता है ना, अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू से, आजकल सॉफ्टवेयर के थ्रू से होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है अलग अलग। कुछ ऐसा कंपनीज का नाम है बहुत फेमस, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा टैली। आजकल सब अकाउंटिंग एनवायरनमेंट सब कंप्यूटराइज्ड है, टैली है, क्विक बुक, ये भी एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है। एक है और सबसे टॉप में है एसएपी, सिस्टम एनालिटिकल एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये अभी करेंटली वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर माना जा रहा है एसएपी, क्विक बुक, टैली, और भी है कस्टमाइज्ड, और भी बहुत सारा है। एक है बिजनेस बोल के, ठीक है, उस ओनली नाम है बिजनेस। तो ऐसा अलग अलग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू से काम होता है। तो जहां पर लेकिन सबसे पॉइंट बड़ा बात है कि ये एंट्री जो रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पर करेंगे, ये रिकॉर्डिंग होगा किसके थ्रू से? रिकॉर्डिंग होता है भाउचर के थ्रू से। ये जो सेल बिल परचेस बिल होगा उसके थ्रू से। मैं आगे आगे आपको सब दिखाऊंगा कि कैसा देखने में होता है भाउचर, वहां से एंट्री कैसे होते हैं, फिर आप लोगों को मैं कंप्यूटराइज सिस्टम पे भी अकाउंटिंग कैसे किया जाता है उसका भी दिखाऊंगा। वो सब आप लोगों के सिलेबस में भी होता है, ठीक है, कि कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में कैसे एंट्री होता है। एंट्री क्या है, एसेट्स क्या है, ओके, ये एसेट्स वगैरह जो है ये मैं नेक्स्ट दिन चालू करूंगा, और उस दिन हम लोग मैथमेटिक्स भी चालू करेंगे कि एसेट क्या है। एसेट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, उसमें टैंजिबल, इंटैंजिबल, फिक्स्ड, करंट, ठीक है, अलग अलग एसेट्स हैं। और उसके साथ हम लोगों ने ये भी जानेंगे कि कैसे अकाउंटिंग एंट्री होगा, ठीक है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशंस, जर्नल का रूल्स, गोल्डन रूल, ठीक है, ये सारा का सारा मैटर डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स, ठीक है। आज मेरे हिसाब से आज हम लोगों ने जितना पढ़े हैं, अब तो आप लोगों को मैं घर के लिए इतना तक बता रहा हूँ कि ये जो डेफिनेशन वाइज जो अकाउंटिंग टर्म है, एसेट तक आप लोग घर में रीड करना। मैं सबके साथ ये जो नोट्स है मेरा, ये मैं शेयर करूंगा,
और ये मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, ये नोट्स आप लोग बस ऐसे नोट्स मत रख लेना, ये सब अपने जो पर्सनल जो आप लोगों का जो भी कॉपी होगा ना उस पे आप लोग राइट डाउन कर लो, ठीक है। राइट डाउन करके अपना पर्सनल नोट बना लो, ताकि नोट मेरा ना रहे, वो नोट आपका पर्सनल नोट हो जाए, ठीक है। ओके, एक बार मैं आपके सामने आता हूँ, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कर सकते हो। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।